हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट हेड के बारे में जिसका नाम है पीजीबीपी हेड। दैट मीन्स कोई भी प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है हमारे बिजनेस से, हमारे प्रोफेशन से, उसके रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले मैंने बताया था इनकम टैक्स के 5 हेड हैं, आज हम हमारा 4th हेड करने वाले हैं। क्योंकि इससे सबसे पहला जो हेड था सैलरी हेड था, राइट। सैलरी हेड के अंदर हमने इसके बेसिक टर्म्स को समझा और साथ ही साथ जो आपकी बुक के अंदर 6 चैप्टर हो गए या फिर मैं कहूँ कि 7 चैप्टर होंगे, 2 चैप्टर है सैलरी हेड के, जिसके अंदर सेकंड चैप्टर के अंदर बात की गई है सुपरएनुमेशन फंड्स के बारे में। पेंशन हो गया, ग्रेचुटी हो गई है, ठीक है, कंपल्सरी रिट्रीचमेंट हो गई है, ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गई है, ठीक है, लीव इनकैशमेंट हो गई। इनके बारे में भी मैंने एक ही साथ पढ़ा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में कि कैसे किन किन टर्म्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन हेड। देन आज हमारा ये 3rd हेड है, ठीक है। मैंने आपको बताया था 4th हेड में कुछ एक पॉइंट थे जो कि हमारे पीजीबी में कवर होते थे, जैसे कि डेप्रिसिएशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आज हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें हमारे पीजीबीपी के वाले चैप्टर्स को, ठीक है। जैसे कि बाकी सभी हेड के अंदर सेक्शंस दिए हुए थे, इसमें भी सेक्शंस दिए हुए हैं। आपका पीजीबीपी कंप्लीट आपका 28 से लेकर 45A तक के सारे सेक्शन किससे बिलोंग करते हैं? आपके पीजीबीपी से बिलोंग करते हैं। मीन्स कि जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी गेन हो रहा है आपके बिजनेस से या फिर आपके प्रोफेशन से। अब मीनिंग आ जाता है कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट और गेन का मतलब तो आपको पता ही है। बट यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर इसका प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया कि बिजनेस और प्रोफेशन में इन चीज़ों को मानेंगे। बट नॉर्मली जो हमें मीनिंग पता होना चाहिए क्या है, बिजनेस का मतलब कि कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, कॉमर्स कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, मीन्स कि हम कोई भी सामान सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर मार्केट में सेल करने का काम कर रहे हैं, वो हमारा बिजनेस है। उससे आने वाली जो भी इनकम होने वाली, जो भी प्रॉफिट होने वाला है, वो यहाँ पे कैलकुलेट होने वाला है, राइट। प्रोफेशन का मतलब क्या है कि जब हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक स्किल होती है, स्पेसिफिक नॉलेज होती है और उस नॉलेज के थ्रू हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विसेज के बदले हमें क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है, सैलरी मिलता है, कमीशन मिलता है। इन सभी के बारे में बात की जाएगी। तो प्रोफेशन के अंदर हम क्या प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं, हम गुड्स एंड सर्विसेज की रिगार्डिंग आप क्या करते हो, आप अपनी फैसिलिटीज देते हो, जिसके विद रिस्पेक्ट आपको क्या मिलता है, इनकम होती है और उसके ऊपर आप क्या कमाते हो और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न होता है, ठीक है। अब पीजीबीपी के अंदर ना सेक्शंस कंटेन किए गए हैं। मैंने आपको बताया सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44D तक यहाँ पर पीजीबीपी के अंदर के बारे में सारे के सारे एक्सप्लेन करते हैं कि सेक्शन 28 किसके बारे में बताता है। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक इनकम के बारे में बताता है कि हाँ ये इनकम आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन में मानी जाएगी। सेक्शन 29 ये बताता है कि हाँ कहाँ से क्या कुछ कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं। सेक्शन 31 आपका प्लांट एंड बिल्डिंग से रिगार्डिंग है, ठीक है। रेंटेड हाउस है, बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर ये लिए हुए हैं, उनके ऊपर डिडक्शंस लेने के रिगार्डिंग है। देन उसके बाद आगे आ जाते हैं मीन्स कि सभी के सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेक्शंस इंपॉर्टेंस है ये कुछ ही ये सेक्शंस है, ठीक है। आई होप यहाँ पे 44D आएगा, राइट, 44D आएगा, ओके। सो इन सभी सेक्शंस को डिस्कस करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सभी सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि एग्जाम के अंदर थ्योरी के अंदर आता है आपका डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है 4 नंबर में, राइट। और दूसरा आता है कि ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जो कि आप इनके अपने पीजीबीपी के अंदर क्या है इंक्लूड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं सेक्शन 28 के बारे में इनकम टैक्स एक्ट के दौरान कि सेक्शन 28 क्या कहता है कि हम कौन कौन सी इनकम को एज अ पीजीबीपी इनकम मानेंगे, मीन्स की एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानेंगे। वो इनकम को हम देख लेते हैं सेक्शन 28 क्या कहते हैं, ठीक है। काफी सारी लंबी लिस्ट है, उसमें से जो आपको लिस्ट में दिए गए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, क्या सबसे पहले लिखा हुआ है कि कोई भी प्रॉफिट हुआ, कोई भी गेन हुआ, जो कि कहाँ से हो रहा है, आपके बिजनेस से हो रहा है या प्रोफेशन से हो रहा है। आपने एक बार अपना बिजनेस सेटअप कर दिया, देन उसके बाद उससे जो भी कुछ जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे आएगा। या फिर आप कोई भी टैक्स पेयर एनी टाइम ऑफ द ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मीन्स कि आपने मान लीजिए पूरे साल में आपने बिजनेस सेटअप किया, मान लीजिए 20 मार्च 2023 को, ठीक है। तो 10 दिन के अंदर आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, तो 10 दिन की इनकम भी आपकी क्या जनरेट होगी, आपकी पीजीबीपी के अंदर ही आएगी। नेक्स्ट जाता है कोई भी आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है। कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है कि किसी के बदले कुछ चीजें मिलना। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी भी पर्सन के साथ या किसी भी कंपनी के साथ,
ठीक है, उसके खत्म करने से या फिर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने से आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है, आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो भी किस में अंदर आएगी, वो आपकी पीजीबीपी के अंदर आएगी। मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट था आपका, ठीक है, उसको खत्म करने से आपको ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट करने से आपको कोई प्रॉफिट जनरेट हो रही है, मीन्स कि खत्म करने के आपको कोई ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ और आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा है, तो वो बेनिफिट आपका पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन बात याद रखनी है, दूसरी मेन बात क्या याद रखनी कि वो इंडियन कंपनी के साथ होना चाहिए, राइट। अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ है, नॉन रेजिडेंट पर्सन है, वो उसकी इनकम पीजीबीपी के अंदर नहीं आएगी, राइट। ये बातें ध्यान रखनी है जो कि हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं एनी इनकम फ्रॉम अ ट्रेड प्रोफेशनल, ठीक है, और अ सिमिलर अलायंसेस फ्रॉम द स्पेसिफिक सर्विसेज परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर, या फिर कहते हैं कि जो भी हमारे बिजनेस करने से आ रही है, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग करने से आ रही है, या फिर मैं कहूँ कि हमारा प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करने से हमें कुछ कंपनसेशन मिल रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, गिफ्ट मिल रहा है, ये सभी इसके अंदर टैक्सेबल होने वाले हैं। ठीक है, फॉलोइंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स का मतलब क्या है, जब सरकार क्या कहती है कि जब आप कहीं विदेश से सामान मंगवा रहे हो, ठीक है, विदेश से सामान मंगवाने का मतलब क्या है कि आपने किसी और कंट्री से क्या किया है, सामान को इंपोर्ट किया है। ऑब्वियस ही बात है, सामान को इंपोर्ट करेंगे तो बाहर किसी कंट्री को क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो यहाँ पर सरकार ने क्या हुआ है कि आपको एक इंपोर्ट लाइसेंस इशू किया है, एक स्पेसिफाइड लिमिट डिसाइड की गई है कि स्पेसिफाइड लिमिट तक आप क्या करोगे, अगर इंपोर्ट करोगे तो आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर सामान को बेचोगे, इंडिया के अंदर अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे इंडिया की डेवलपमेंट होगी। दैट्स अ रीजन कि इस पर्टिकुलर बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर टैक्स फ्री का सिस्टम दिया गया है। अच्छा, इन केस मैंने कहा कि मेरे को तो सामान इंडिया से ही मिल जाता है, मुझे इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, इस इंपोर्ट लाइसेंस जो कि गवर्नमेंट ने हमें दिया हुआ था, मैं इस लाइसेंस को मान लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ, ये लाइसेंस मेरे पास था, मेरा कोई काम नहीं है, मेरे पास जितने भी रॉ मटेरियल यूज होते हैं मेरे को इंडिया से ही अवेलेबल हो जाते हैं, तो मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, तो इस लाइसेंस का मेरे लिए तो यूज है ही नहीं। तो मैंने क्या किया, इस लाइसेंस को आपको सेल कर दिया, और उस सेल करने के बाद जो आप मुझे पैसा देंगे, ऑब्वियस ही बात है ये मेरे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, जो इंपोर्ट लाइसेंस आपको मिला था आपने उसको सेल आउट कर दिया है, और उससे आने वाली इनकम कहाँ आएगी, प्रॉफिट, ये आपकी यहाँ पर आएगी, पीजीबीपी के अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है, कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, कोई भी सैलरी मिल रही है, कोई भी बोनस मिल रहा है, कोई भी रेमोनेशन मिल रहा है, किसको किसको। अब देखो, सिंपल पर्सन है, कोई भी शॉपकीपर है, ध्यान से सुनना, कोई भी शॉपकीपर, उसकी खुद की दुकान है, वो उसका बिजनेस है भाई। कोई चार्टेड अकाउंटेंट है, उसने अपना ऑफिस कर रखा, अपने स्किल के हिसाब, अपनी स्किल को यूज करके वो किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन की आईटीआर फिल कर सकते हैं, उससे वो चार्ज करता है सर्विसेज के बदले पैसे। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म, समझ में आया, याद आया, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जो 1932 के एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट होती थी, है ना, वहां पर ये पूरी पार्टनरशिप फर्म है, और इस फर्म के अंदर काफी सारे मेंबर हैं। जब फर्म इनको क्या देगी, फर्म इनको इनकी सैलरी, इनको इंटरेस्ट, इनको बोनस, उनको कमीशन, उनको रेम्यूनरेशन जो भी देगी, वो इनका क्या रहने वाला है, आपकी पीजीबीपी की इनकम और एक्सपेंडिचर ही यहाँ से कैलकुलेट की जाएगी। तो कहने का मतलब, कोई भी अमाउंट रिसीव कौन कर रहा है, पार्टनर रिसीव कर रहा है, कहाँ से, फ्रॉम अ फर्म से। तो इस पार्टनर की जो इनकम होगी वो पीजीबीपी की इनकम ही कहलाएगी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पार्टनरशिप फर्म की अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी इनकम कहाँ आती है, वो पीजीबीपी के अंदर आती है, पॉइंट बी नोटेड। ओके, नेक्स्ट जाता है, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्यूजिट whether the convertible into the money or not arising from the business or the exercise of the profession। मान लीजिए कि कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है ऐड करने जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट देखिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा ऐड की जाती है। ठीक है, उन्होंने ऐड की, मान लीजिए किसी भी ब्रांड का, ठीक है, किसी भी ब्रांड का किसी सेलिब्रिटी ने क्या किया, ऐड किया, ठीक है। ऐड करने के बाद उसने कहा कि ये ऐड लगातार 5 साल तक इसके ब्रांड एम्बेसडर आप रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल धोनी लगा लीजिए, कोहली लगा लीजिए, कोई भी सेलिब्रिटी लगा लीजिए। ठीक है, तो कंपनी वालों ने कहा कि 5 साल तक आप हमारी कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे। ठीक है, 5 साल तक ब्रांड एम्बेसडर रहने के लिए उन्होंने फीस चार्ज की। ठीक है, इस प्लेयर ने क्या की, फीस चार्ज की। तो फीस चार्ज की, मान लीजिए 5 करोड़ रुपए चार्ज की। ठीक है, कोई भी लग्जरी गाड़ी की लगा लीजिए, ठीक है, फरारी के लगा लीजिए, या फिर मैं कहूँ
कोई भी कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये तो देखो इनके प्रोफेशन में आता है, ये इनकी इमेज है, ये इनके बिजनेस में है, ठीक है, ये टैक्सेबल हो गई पीजीबीपी के अंदर। साथ ही गाड़ी की कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उस गाड़ी को पर्टिकुलर गिफ्ट कर दिया, किसको, इस पर्टिकुलर प्लेयर को, जो भी क्या कर रहा है ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। तो ये जो गिफ्ट मिला है ना, ये गिफ्ट भी क्या होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। इस गिफ्ट की वैल्यू एट प्रेजेंट क्या होगी, उसकी वैल्यू हम ऐड कर देंगे पीजीबीपी के अंदर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। डिडक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन 40B के अंदर डिसाइड होगी कि कौन कौन सी डिडक्शंस आपको मिलेगा। डिडक्शंस क्या होती है कि जितने भी आपने खर्चे किए ना, खर्चों में से माइनस कितने कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी रिसिप्ट मिल रही है नॉन कम्पिटिंग द फीस। नॉन कम्पिटिंग द फीस का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आप कोई किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एम्प्लॉयर है और ये आप एम्प्लॉई है, आप इसके अंडर काम करते हैं। एम्प्लॉयर ने आपको स्पेसिफिक फीस दे दी कि आप केवल मेरे लिए काम करेंगे, किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। तो आपने एक मतलब कि बाहर कहीं और जाके अपनी टैलेंट नहीं दिखाएंगे, जिसकी वजह से मेरी कंपनी के लिए कंपटीशन जनरेट हो। तो नॉन कंपीटिंग फीस का मतलब क्या है कि कंपटीशन बाहर जनरेट ना हो, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको एक हैवी अमाउंट उसको पे कर देता है। तो जो हैवी अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रही है ना, वो हैवी अमाउंट किस में कैलकुलेट होगी, पीजीबीपी के अंदर ही कैलकुलेट होने वाली है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया समझ में। सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं कि नॉन शेयरिंग ऑफ द नो हाउस, पेटेंट्स राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, अदर कमर्शियल राइट्स। कहने का मतलब कि जो भी ये सभी चीजें मैंने आपको रीड आउट किया, मान लीजिए मेरा कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ऐसी कोई नॉलेज है या फिर ऐसी कोई प्रोसेस है जिसको यूज करके मैं क्या कर रही हूँ, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, और मैंने उस प्रोडक्ट को स्पेसिफिक पर्सन को बताया और उसको फॉलो करके इसी ने बहुत अच्छे से जनरेट किया। तो इन्होंने इसको पैसे दिए, मीन्स कि मेरे को पैसे दिए, मैंने जो प्रोसेस तैयार की थी, इन्होंने मेरे को पैसे दिए कि ये प्रोसेस बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, आप और मेरे में कॉन्ट्रैक्ट है। मीन्स कि बाहर लीक हुई ऑब्वियस सी बात है, कंपटीटर क्रिएट हो जाएंगे, तो उस कंपटीशन को क्रिएट ना ही होने दो। मीन्स कि आपको ये शेयर करने ही नहीं है, नॉट शेयरिंग देयर नो हाउ, जो भी आप जानते हो सीक्रेट्स है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये बाहर शेयर नहीं करने, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आपको क्या, मेरे को क्या की जाएगी, हैवी अमाउंट पे की जाएगी, जो कि मेरे बिजनेस प्रोफेशन के अंदर वो कैलकुलेट होगी, ठीक है। या फिर मैं कहूँगी कोई भी आपको की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो बात की जा रही है, ये आपको याद है हमने सैलरी वाले चैप्टर में भी किया था। अगर किसी एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनना ये बात, अगर किसी एम्प्लॉय को की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के रिगार्डिंग कोई अमाउंट रिसीव हो रही है, ठीक है, एम्प्लॉय को अमाउंट रिसीव हो रही है, तो वो सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल होती है। अगर वही अमाउंट किसी एम्प्लॉयर को रिसीव होती है तो वो पीजीबीपी के अंदर कैलकुलेट होती है। अच्छा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव का हम आगे पढ़ेंगे अदर सोर्सेज हेड के अंदर। मीन्स कि ना एम्प्लॉय क्या नहीं है, अभी फिलहाल एग्जिस्टेंस में नहीं है, मान लीजिए इसकी डेथ हो गई है, कहीं और चला गया है, तो इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, मीन्स कि जिसका इसने नाम लिखा हुआ कि मैं नहीं हूं तो मेरे अलावा मेरे फैमिली मेंबर को या फिर कोई इसी और को भी दे देना। जब उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो पैसा मिलेगा तो वो क्या टैक्सेबल होगा आपका अदर सोर्सेज हेड के अंदर। क्लियर है, की मैन पर्सन इंश्योरेंस का आ गया समझ में। अच्छा, नेक्स्ट जाता है अगर कोई इन्वेंट्री को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वापस कैपिटल एसेट्स के अंदर। आपको याद है आपको, हमने एक कैपिटल गेन हेड के अंदर पढ़ा था कि जब हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन हेड की जो कैपिटल एसेट जो होती है उसको हम स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। याद है वो कंसेप्ट, याद है जिस दिन कन्वर्जन हुआ था उस दिन से लेकर आज तक का हम क्या कंसीडर करते थे, डेट ऑफ कन्वर्जन तक हम क्या करते थे कि कैपिटल गेन हेड के अंदर आएगा, उससे जो एक्सेस अमाउंट होती थी वो हमारा पीजीबीपी के अंदर आया था। देखो ये वाला पॉइंट था, कन्वर्जन ऑफ द कैपिटल एसेट्स इनटू द स्टॉक इन ट्रेड अंडर सेक्शन 45(2) के अंदर। बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है कि अब इन्वेंट्री से किस में जा रही है, कैपिटल एसेट्स में जा रही है। अगर ऐसा है तो जिस दिन कन्वर्जन हुई उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे और वो मार्केट वैल्यू क्या होने वाली है आपकी पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगी, वो आपकी इनकम मानी जाएगी। तो सेक्शन 28 ये बताता है कि इनकम किस किस को मानेंगे, ठीक है। ये आपके लिए रेलिवेंट इसीलिए है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाता है, सेक्शन 28 को एक्सप्लेन कीजिए, राइट। अच्छा, सेक्शन 29 क्या कहता है, सेक्शन 29 कहता है कि जितनी भी अमाउंट जो भी आपने सेक्शन 28 के अंदर डिस्कस की,
ठीक है, द इनकम रेफर्ड टू इन सेक्शन 28 शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन कंटेन इन द सेक्शन 30 to 43D तक। आई होप यहाँ पे 34 राइट, हाँ 34 आएगा। ठीक है, ये कहते हैं कि सेक्शन 29 यही बताता है कि जो भी आपने इनकम को बताया 28 के अंदर एक्सप्लेन किया, उनको कंप्यूट कैसे किया जाएगा वो सेक्शन 30 से लेकर 44D तक बताया जा रहा है। बस ये बता रहा है कि यहाँ कंप्यूटेशन की क्राइटेरिया कंडीशंस यहाँ इन सेक्शन में दी गई है। अब आज बात कर लेते हैं सेक्शन 30 के बारे में। सेक्शन 30 स्पेशली फॉर द बिल्डिंग के लिए। बिल्डिंग दैट मीन्स आपकी बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई प्रोफेशन कर रहे हैं, वो बिल्डिंग आपने हायर की हुई है, ठीक है, या फिर वो बिल्डिंग आपकी खुद की है, ऑन बिल्डिंग है। याद आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, मैं इसीलिए देखो पीजीबीपी मैंने सबसे लास्ट में कराया क्योंकि इसके अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ चीजें जो पीछे हो चुके हैं ना उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे हमने किया था अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को, अपनी प्रॉपर्टी को अपने ही बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, उसको हम हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर नहीं मानते, उसको हम पीजीबीपी के अंदर मानते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है अगर कोई बिल्डिंग आपने या तो खुद की हो या फिर अपने किराए पर ले रखी हो, उसको लेने में, उसको मेंटेन करने में, उसमें काम करने तक के जितने भी खर्चे होंगे वो डिडक्शंस आपको मिलेगी, आपको सेक्शन 30 के अंदर मिलेगी। क्लियर है। सेक्शन 30 किसके लिए है, आपको डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए, अलाउड करने के लिए। अगर आपने उधार पे मींस की रेंट पे, सॉरी उधार नहीं कहूंगी, किराए पर आपने बिल्डिंग ली है तो एसएससी क्लेम कर सकता है रेंट के एक्सपेंसेस को, रेंट जो भी करंट रिपेयर कर रहा है, ठीक है, और म्युनिसिपल जो टैक्स है और इंश्योरेंस का जो खर्चा है। वैसे नॉर्मली ये खर्चे ऑनर करता है, बट इन केस अगर आपने किए हैं मीन्स कि टेनेंट ने, किराएदार ने किए हैं, तो किराएदार इन खर्चों को क्या कर सकता है, माइनस कर सकता है एज पर द सेक्शन 30 के हिसाब से। अगर उसका ऑनर क्या है, ऑनर उस बिल्डिंग का वो खुद है, तो उसकी करंट जो रिपेयर है, टैक्सेशन का खर्चा है, इंश्योरेंस का खर्चा है और डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो ले सकता है। बट डेप्रिसिएशन के खर्चे के लिए आपको सेक्शन 32 पढ़ना पड़ेगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 30 समझ में आएगा, जो कि स्पेसिफिक बिल्डिंग के लिए। सेक्शन 31 किसके लिए है, स्पेशली आपका प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग के लिए। ये पता है क्या कहता है कि इवन प्लांट एंड फर्नीचर फिटिंग की जितनी भी आपने खर्चा किया है, आपने चाहे उधार पे लिया है या आपका खुद का है, जो भी खर्चा आपका हो रहा है उन खर्चों को अलाउड किया जाता है आपके सेक्शन 31 के अंदर। रेंट पेड फॉर द प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर इफ यू टेक ऑन अ हायर शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 37। इसको इन डेप्थ में डिस्कस किया जाएगा सेक्शन 37 के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। मिस की एक्सप्लेन ऊपर ढांचा ये दे दिया 31 में पढ़ेंगे, बट एक्सप्लेनेशन 37 में दी हुई है। चलो अब बात कर लेते हैं अपने कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात की जा रही है, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जैसे कि नॉर्मली हम बाकी हेड में करते आ रहे थे कि इनकम कैसे निकलेगी। भाई इनकम को निकालने के लिए आपको 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। कितने कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 2 कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास क्या होनी चाहिए, सेल्स होनी चाहिए, जो कि आपकी रिसिप्ट को दिखाती है, राइट। दूसरा आपका क्या होता है, एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जब इसमें से मैं इसको माइनस करूंगी तो क्या मेरी इनकम जनरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से पीजीबीपी के अंदर भी इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी हमारे पास सेल्स हुई है, कितनी हमारे पास क्या हुई है, एक्सपेंसेस हुए हैं, उनमें सब जब मैं इनको माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो देखो कहते हैं, और हाँ दूसरी बात कि जैसे बाकी सभी हेड के अंदर खर्चों को दिखाने के लिए कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते थे, हाँ सैलरी हेड के अंदर स्पेशली इन खर्चों को माइनस करने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी हुई है। ठीक है, और दूसरा हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी हुई है आपको 24A के अंदर दी हुई है, नहीं दी हुई है 30% की जो फ्लैट डिडक्शन मिलती है ऑन द नेट एनुअल वैल्यू के ऊपर। अच्छा, कैपिटल गेन हेड के अंदर आपको डिडक्शंस के लिए क्या दी जाती है, डिडक्शंस के लिए क्या दी जाती है, ये भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 11 के अंदर। अब यहाँ पर बारी बात आ जाती है, पीजीबीपी के अंदर जितने भी खर्चे होते हैं उनको आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड सारे के सारे एक्सपेंसेस आते हैं,
ठीक है, और क्रेडिट साइड सारी की सारी इनकम्स आती हैं। और इन दोनों के जो डिफरेंस होता है वो आपका या तो आपकी नेट प्रॉफिट हो सकता है, राइट, और या फिर आपका नेट लॉस हो सकता है। अगर इन केस नेट लॉस निकला आपका तो ऑब्वियस ही बात है लॉस के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है टैक्सेबिलिटी बनेगी नहीं। टैक्सेबिलिटी बनेगी किस में? नेट प्रॉफिट में मिलेगी। तो नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्यों प्रिपेयर करना पड़ेगा? क्योंकि जिससे हम ये पता लगा सके कि हमारा टैक्स बनता कितना है। तो यहाँ पर सारा खेल है नेट प्रॉफिट का, कि नेट प्रॉफिट में ऐसी कौन कौन सी आइटम है जो कि आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। मीन्स की जैसे कि आप अकाउंट के अंदर मर्चेंट अकाउंट जब बनाते थे, मीन्स की आप एक्रूअल बेसिस पे बना देते थे, एक्रूअल बेसिस पे भी बनता था और कैश बेसिस पे बनता था। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, पहली बात तो ये क्या होगा, कैश बेसिस पे बनेगा, और उसके अंदर वो खर्चे ऐड होंगे, ठीक है, वो खर्चे आपको अलाउड होंगे इसमें शो करने के लिए जो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग है। हमारी लिस्ट दैट मीन्स 30 सेक्शन से लेकर 38 तक इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से हम क्या कर सकते हैं, खर्चे दिखा सकते हैं। ऐसा क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? कंसेप्ट को समझना। ऐसा इसलिए कहा, अब देखो हर कोई चाहेगा, मैंने आपको बताया था जो भी आपका एसएससी होता है, ठीक है, जो भी एसएससी है वो चाहेगा कि उसकी कम से कम इनकम नजर आए। ऐसा क्यों कहेगा? ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि इनकम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपका टैक्स बनता है। अगर इनकम जितनी ज़्यादा कम होगी उतना ज़्यादा कम आपका क्या होगा, टैक्स रहने वाला है। अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो टैक्स भी क्या होगा, बढ़ गया। कोई इंसान चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो उसने खुद कमाया है वो गवर्नमेंट को दे? नहीं चाहेगा। तो वो क्या करने की कोशिश करेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मीन्स की बिजनेस जो प्रोफेशन वाले जो लोग होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या करना शुरू कर देंगे, बढ़ाना शुरू कर देंगे, है ना। अपने टैक्स को कम करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, या तो आप अपने एक्सपेंसेस को, मीन्स की अपने खर्चों को बढ़ा के दिखा दो, या फिर अपनी जो भी रिसिप्ट है, या मैं कहूँ कि सेल्स है, ठीक है, या मैं कहूँ रिसिप्ट है, उसको कम करके दिखा दो। इन दोनों तरीके से आपका टैक्स क्या बनेगा, कम बनेगा। तो ऐसे लूप होल्स का बेनिफिट उठाने के लिए सभी लोग तैयार थे। तो गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली 30 सेक्शन से लेके 38 तक ये मेंशन किया गया है कि आप कितने खर्चे दिखा सकते हो, अगर दिखा सकते हो तो कितनी लिमिट तक दिखा सकते हो। हर एक खर्चे की स्पेसिफिक लिमिट दी गई है, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 30 हो गया, 31 हो गया, 32 के बारे में बात कर लेते हैं। 32 किसके बारे में बताता है? सेक्शन 32 स्पेशली बताता है आपके कैसे हम डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करेंगे। क्योंकि अब जब आप बात कर रहे हो कि आपको डेप्रिसिएशन का भी क्या मिलने वाला है, एक्सपेंसेस को अलाउड है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हो, राइट। ये नजर आ रहा है डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है, ये दिखा सकते हो। तो इसके लिए भी क्राइटेरिया दिया गया है, ठीक है। ऐसे तो आप SLM मेथड से जब डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना, सबसे ज़्यादा निकलते हैं, और जितना ज़्यादा आप डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पे शो करेंगे तो उतना ज़्यादा क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम आएगा। तो गवर्नमेंट कहती है SLM मेथड से नहीं निकालना, ठीक है, SLM मेथड से नहीं निकालना। किससे निकालोगे? WDV मेथड से। WDV मेथड का मतलब क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मीन्स कि जैसे जैसे उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे। पढ़ा था +1 क्लास के अंदर, डेप्रिसिएशन का चैप्टर है। चैप्टर पढ़ने के बाद ये आपको समझ में आ गया होगा कि WDV मेथड के ऊपर आपका सबसे पहली बात तो क्या लगने वाला है, डेप्रिसिएशन लगने वाला है। ये पॉइंट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ कि PGBP की इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमें नेट प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट होगी, और नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट किया जाएगा हम काफ़ी सारे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से, किसकी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। तो सबसे पहले रूल रेगुलेशंस आपके आ जाते हैं सेक्शन 32, दिस इज अ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में बोला गया है कि डेप्रिसिएशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट कैसे अलाउड होगा, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप तभी शो करते हो जब अगर आपने WDV मेथड से उसको यूज किया हो। अच्छा, दूसरा, आपको अपने एसेट्स का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। एसेट्स का ब्लॉक बनाने का मतलब क्या है? एसेट्स का ब्लॉक बनाने का मतलब ये है कि अगर हर एक चीज़ों की ना WDV में ना रेट दी हुई है कि इस एसेट्स के ऊपर इतने परसेंटेज लगेगा, इस एसेट्स के ऊपर इतने परसेंटेज लगेगा। जैसे कि आपके पास
जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है ना, उसके ऊपर 5% क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगता है। अगर आपको कोई फर्नीचर या फिटिंग है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई मोटर कार है उसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लगता है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है उसके ऊपर भी 15% डेप्रिसिएशन लगता है। कोई इंटेंजिबल एसेट्स है उसके ऊपर 25% लगता है। कोई पेट्रोलियम कंट्रोल इक्विपमेंट है उसके ऊपर 40% लगता है। या फिर कोई कंप्यूटर इंक्लूडिंग कोई भी सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर 40% लगता है। ये आपको बच्चे लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे आपके एग्जाम के अंदर ये गिवन होगी, इन केस अगर गिवन ना हो तो आपको पता होनी चाहिए। तो WDV की तो ऑलरेडी गिवन होती है, क्या, रेट। इस रेट को आपको यूज करके आपके एसेट्स के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा कि मेरे पास 3 मशीनरी है, ठीक है। मशीनरी नंबर 1, मशीनरी नंबर 2, मशीनरी नंबर 3, इन तीनों की वैल्यू अलग अलग है पर इनका रेट तो सेम ही है ना। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% लगता है। अब जैसे कि आप +1 क्लास में कर देते कि पहले एक मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर दूसरी मशीनरी लिखते थे, फिर तीसरी मशीनरी लिखते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं करना। यहाँ पे कहते हैं कि सिंपल एंड सोबर काम करना है। कहते हैं कि अगर मशीनरी है, एक नेचर की आइटम है, एक रेट की आइटम है, उन सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। प्लस करने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई आइटम क्या है 3 लाख की है, दूसरी 2 लाख की, तीसरी 5 लाख की, तो टोटल हो गया 10 लाख। 10 लाख के ऊपर एक साथ लगा देंगे 15%, तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा अगर जैसे इंडिविजुअल में निकालते थे। तो यहाँ पे कहते हैं कि WDV मेथड लगाना है। दूसरा आपको ब्लॉक ऑफ एसेट्स करना है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है कि सिमिलर नेचर की जो आइटम्स है, सिमिलर रेट की जो आइटम्स है, उनको इकट्ठा करना है और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने तो कह दिया कि मैंने आज 1 अप्रैल, मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 को कोई सामान खरीदा था, ठीक है, और उसको मैंने पुट टू यूज किया है अब सितंबर के अंदर, सितंबर की 21 तारीख और 9वें महीने 2024 में मैंने उसको यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है, डेप्रिसिएशन डिडक्शंस अलाउड तभी है, मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तभी आप दिखा सकते हो, अपने खर्चों को माइनस कर सकते हो। अब आप ये बात ध्यान रखना, तब जब मैं ये बोलूँ ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना, दैट मीन्स डेबिट करना, अपने खर्चों को दिखाना, खर्चों को दिखा के आप अपने नेट प्रॉफिट को कम कर सकते हो, ठीक है, समझ गए हो। मैंने कहा कि डेप्रिसिएशन तभी आप अलाउड कर सकते हो जब आपने वो एसेट्स क्या की होगी, पुट टू यूज की होगी। मीन्स कि ये नहीं है कि कोई मशीनरी लाए और लाने के बाद एज इट इज वो पैक हुई हुई है, आपने उसको इंस्टॉल नहीं किया तो आपको डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। पुट टू यूज होना जरूरी है। अगर वो एज इट इज रखी हुई है कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर आपने मान लीजिए कोई आप प्रिंटर लेके आए, ठीक है, या कोई CPU लेके आए, ठीक है, जब तक आप उसको मॉनिटर के साथ अटैच नहीं करेंगे, जब तक उसका, जिसकी इवन आपने उससे प्रिंटर का पेज निकाला, प्रिंट निकाला हो या ना निकाला हो, बट हाँ इंस्टॉल तो कर लिया है ना, तो वहां तक बात की जाती है कि वहां पर आप बात करते हैं कि आपका पुट टू यूज होना चाहिए। जरूरी नहीं देखा जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल यूज हुआ है या नहीं हुआ। समझ में आया। तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डेप्रिसिएशन में पुट टू यूज होगा तभी आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अच्छा, अगर कोई एसेट्स आप खरीदते हो, मैंने कहा कि अब साल के शुरू में मेरे पास 3 मशीनरी थी, तीनों मशीनरी के बाद मेरे पास मशीनरी, मैंने 21 सितंबर 2024 को मैंने एक और मशीनरी खरीदी, M4 खरीद ली। तो मशीनरी खरीदी है तो उसकी वैल्यू मैं ऐड ही करूंगी ना, ऐड करूंगी। मान लीजिए मैंने 2 लाख की खरीदी तो 2 लाख 12 लाख की टोटल एसेट्स होगी। इन केस मैंने कहा कि मैंने मान लीजिए 31 अक्टूबर 2024 को मैंने कोई मशीनरी बेच दी, मान लीजिए M2 बेच दी है। मशीनरी जो 2 लाख की थी, M2 नहीं, हम M1 लेते हैं, मशीनरी 3 लाख की थी तो हमने वो 3 लाख की मशीनरी सेल कर दी है, बट 3 लाख की थी हमने बेच दी 6 लाख की, तो यहाँ पे 6 लाख से माइनस हो जाएगा, ठीक है, 6 लाख से माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा। तो कहने का मतलब परचेज के टाइम क्या हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में वैल्यू ऐड हो जाएगी और सेल के टाइम में वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये तो सिंपल कंसेप्ट था जो कि आपको समझ में आएगा कि डेप्रिसिएशन के लिए। रिकॉल करते हैं, डेप्रिसिएशन तब अलाउड होगा जब पुट टू यूज होगा, डेप्रिसिएशन WDV मेथड से होगा, डेप्रिसिएशन ब्लॉक ऑफ एसेट से अलाउड होगा, ठीक है। तीनों पॉइंट याद हो गया। अच्छा, नॉर्मल केसेस के अंदर, इसके अंदर ना 3 केसेस है। एक तो नॉर्मल केस है, एक 180 डेज का केस है, एक इवन 180 डेज यूज किया है बट पुट टू यूज
पुट टू यूज ऑफ ईयर प्लस और परचेज ईयर, यहां पे भी लिख देती हूँ पुट टू यूज ईयर और परचेज ईयर, ठीक है। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे डिफरेंट है। ध्यान से सुनना, पूरा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर्मल केस है, मीन्स कि ये नहीं दिया कि जहाँ पर 180 डेज का कंसेप्ट नहीं आता, मीन्स कि कोई भी एसेट्स, कोई भी प्लांट, कोई भी मशीनरी, कोई भी मतलब आपकी एसेट्स है, ठीक है, उसके ऊपर कैपिटल नेचर की जो बात की जा रही है, उसके ऊपर आपने उसको खरीदा और उसको 180 दिन से ज्यादा यूज किया तो उस टाइम नॉर्मल केस होगा। यहाँ पे लेस देन ही लिख देती हूँ मैं, लेस देन 180 डेज का कंसेप्ट। तो यहाँ पे वैसे मैंने कहा कि कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने खरीदी और उसको पूरा साल यूज किया, तो टोटल फुल डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, अप्लाई होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दूंगी, रुको सब्र करो, ठीक है। उसके बाद अगर कोई एसेट्स आपने 180 दिन से कम यूज किए, मान लीजिए आपने कोई एसेट्स 31 दिसंबर 2024 को खरीदी, तो 31 मार्च 2025 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगता है। मैं ये देखूंगी कि 180 दिन से कम यूज किए, 180 दिन से ज्यादा यूज किए। अब यहाँ पे तो लेस देन 180 डेज बनेगा। तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, आपका जो भी रेट होगा उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, और हाफ डेप्रिसिएशन आपके ऊपर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? और साथ ही साथ पहली कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है हाफ डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कि आपका पुट टू यूज है, मीन्स कि जिस साल आपने यूज किया और जिस साल आपने खरीदा। जैसे मैंने कहा कि मैंने खरीदा कब है 1/4/2024 को, 2024-25 का सेशन है, मैंने पुट टू यूज किया 2024-25 का है। तो कहने का मतलब मेरे साल दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो इस दौरान भी क्या होगा, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो आप हाफ क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन अलाउड हो सकता है, तो 7.5%। ठीक है। अब 180 डेज का मतलब पता है क्या है कि यहाँ पर जो 180 डेज, जैसे कि आपके टोटल 365 डेज होते हैं, ठीक है, अगर मैं इसका हाफ करूं तो 150 30 एंड 2 182 डेज लगती है। ठीक है, अगर किसी इंसान ने लेस देन 180 डेज के लिए यूज किया है तो वहां पर आपको गवर्नमेंट कहती है आधा ही आपको डेप्रिसिएशन देंगे, ये नहीं है कि आपको फुल डेप्रिसिएशन देंगे, क्योंकि फुल देने से आपका उतना ही ज्यादा प्रॉफिट कम होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं कहता कि हाँ तुम्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट देंगे, नहीं नहीं नहीं, हमें भी थोड़ा नुकसान होगा, अगर आप कम यूज करें तो आपको कम डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, लेस देन अगर 82 डेज आप 180 डेज आपने यूज किया है कोई भी मशीनरी, पर पुट टू यूज और परचेज ईयर दोनों अलग अलग है। मान लीजिए 2024 में आपने खरीदा था और यूज आपने 2025 में किया, इस सिनारियो में आपको हाफ नहीं मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन तोड़ी तो वहीं पर आपका क्या हो जाएगा, फुल डेप्रिसिएशन का रेट क्या होना शुरू हो जाएगा, लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बता देना। डेप्रिसिएशन दोनों रेट से होगी, ठीक है, एक तो नॉर्मल है, एक लेस देन 180 डेज का कंसेप्ट है, और साथ ही साथ पुट टू यूज वाला ईयर और परचेज ईयर, अगर दोनों का सेम हुआ तो आपका हाफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा। अगर डिफरेंट हुआ तो आपके ऊपर फुल डेप्रिसिएशन होगा। इवन आपने 182 डेज को कंसेप्ट को क्या है 182 डेज आपने यूज किया हो, ठीक है, तो 182 डेज का कंसेप्ट लगेगा नहीं जो यहाँ पे लग रहा था। क्लियर है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको यही लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इतना समझ में आया, एक और बात जान लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस के बारे में बात क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इन केस मान लीजिए आपने कोई सेल की, अब आपने क्या किया, आपने एसेट्स को परचेज किया था, सेल किया था, यहाँ पे एडलेस कर दिया, ठीक है, देन फाइनली मान लीजिए 6 लाख की एसेट्स मैंने सेल कर दी, उसके बाद वैल्यू कितनी बच गई, 6 लाख की बच गई। इस 6 लाख की वैल्यू को मैंने 8 लाख में बेच दिया है। कितने में बेच दिया है, सेल्स कर दिया है मैंने 8 लाख। इसको माइनस करूंगी तो बैलेंस मेरा कैसे आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है बच्चे, नेगेटिव में आ रहा है। तो कहने का मतलब जब भी बैलेंस क्या होगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेल बाद में सबसे आखिरी में लास्ट में लेस करते हैं। जितनी वैल्यू ऑन द स्पॉट रह गई है उसमें से हम सेल माइनस करेंगे, कितने का हमने सामान बेच दिया
वो माइनस करेंगे। जैसे ही मैं 6 लाख में से 8 लाख को माइनस करूंगी तो 2 लाख मेरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव बैलेंस आएगा, जो कि मैंने ज़्यादा में बेचा, जितनी उसकी वैल्यू थी उतने में नहीं, उससे ज़्यादा में बेचा तो प्रॉफिट होगा, तो ये गेन होगा मेरा। इन केस मैंने कहा कि सेल मैंने केवल 5 लाख में की है, जिसकी 6 लाख वैल्यू थी, 5 लाख में माइनस किया, 5 लाख से बेच दिया, तो पॉजिटिव बैलेंस है। पॉजिटिव बैलेंस ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है कि 6 लाख की जो एसेट्स थी मैंने उसको 5 में बेच दिया, तो नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो पॉजिटिव बैलेंस आपके लॉस का सिंबल है। ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, अभी लेते हैं, जो कि सेक्शन 50 के अंदर डिसाइड किया गया है। नेगेटिव बैलेंस है तो गेन होता है, पॉजिटिव बैलेंस है तो प्रॉफिट होता है, पॉजिटिव बैलेंस है तो आपका क्या होता है, शॉर्ट टर्म लॉस होता है, यहां पे लॉस आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, इनको ना रेक्टिफाई करना है, मैं इनको निशान लगा लेती हूँ कि आपको पीडीएफ में ये दिक्कत ना आए। जैसे कि यहाँ पे ऑनर की स्पेलिंग गलत थी, है ना, सही है। चलो, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि एक प्लांट एंड मशीनरी है, जो 3 प्लांट एंड मशीनरी है, पहली प्लांट है, दूसरी प्लांट है, तीसरी प्लांट है। 1 अप्रैल 2019 को इन सबको मिलाकर मैंने इनका ब्लॉक बनाया हुआ है। ठीक है, इनकी ब्लॉक बनाए हुए तो इसे बोलेंगे ब्लॉक एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 50 लाख है। ठीक है, मैंने एक प्लांट और खरीद लिया, मैंने कहा मैंने एक प्लांट और खरीद लिया 1/4/2019 को। ठीक है, ये पूरा ईयर बना देते हैं। 1 अप्रैल 2019 से शुरू हुआ था, 31/3/2020 को खत्म हो गया। इसने कहा 1 जून 2019 को मैंने सामान, एक नई प्लांट और खरीद लिया, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 लाख है। अब मैंने बताया था परचेज जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब एट द एंड 31 मार्च 2020 को हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे नहीं करेंगे, यस करेंगे। अब मैंने कहा कि मैंने अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पर ये देखूंगी 50 लाख के ऊपर तो मेरा फुल वैल्यू लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि पूरे साल मैंने इसको यूज किया है। अब इसका चेकआउट करेंगे कि इसकी वैल्यू हाफ डेप्रिसिएशन पे होगी या फिर फुल पे होगी, कि 180 डेज का कंसेप्ट, ये 2 पता नहीं क्यों आ रहा है, रेजिडेंशियल स्टेटस का दिमाग से गायब ही नहीं हो रहा मेरे से, है 180 डेज से कम टाइम तक आपने इसको यूज किया है तो क्या होगा, आपका हाफ रेट लग जाएगा। बट यहाँ पर तो मुझे लग रहा है ज्यादा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स की पूरे 10 महीने में अगर 30 दिन है तो 300 से ज्यादा दिन हो गए, राइट। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी क्या लगने वाला है, फिर फुल लगने वाला है। तो मेरी वैल्यू कितनी थी, 60 लाख थी, राइट। तो 60 लाख के ऊपर मेरे पास 15% क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो 15 गुना में 6 तो 90, और 0 से 2 0 कट होंगी तो बाकी बची 4 0 यहाँ आ जाएगी। मीन्स के 9 लाख रुपए क्या हो गया मेरे पास, डेप्रिसिएशन हो गया, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, ये इस साल के बाद नेक्स्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा 1/4/2020, है ना। तो उसके टाइम इन चारों प्लांट्स की वैल्यू कितनी है, 51 लाख। ठीक है, 51 लाख मेरी वैल्यू होगी। मैंने कहा कि 31 दिसंबर, मैं यहाँ फिर बना रही हूँ अपना अकाउंटिंग पीरियड, 1/4/2020 से 31/3/2021। मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2020 को मैंने मेरी एक प्लांट, जो कि प्लांट नंबर 1 था, वो सेल कर दिया। मैंने कहा कितने का सेल किया, इसने कहा 6 लाख का सेल किया। 6 लाख का सेल किया, प्लांट एंड मशीनरी आपके पास से गई या नहीं गई, तो इसको हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। परचेज को मैंने ऐड किया था, सेल को मैंने लेस कर दिया। तो मैंने जैसे ही इसको लेस किया तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, बताइए जल्दी से। अच्छा, आगे भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैंने अप्रैल 1 जनवरी 2021 को एक और मशीनरी खरीद ली है, P5 मैंने खरीदी 1/1/2021 को। तो मैं इस जो परचेज किया उसको मैं ऐड कर दूंगी 5 लाख। अब देखो यहाँ पे मेरे को 6 लाख माइनस करने हैं, तो कितना हो गया 45 लाख हो गया। 45 लाख में 5 लाख प्लस करूँ तो मेरे पास अब टोटल वैल्यू कितनी होगी है, 50 लाख होगी है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब जो एसेट सेल कर दी, क्या मुझे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। जो मैंने एसेट सेल कर दी,
क्या मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा? नहीं देना पड़ेगा, कि सेल ही कर दी है, आउट हो चुकी है, आगे तो नहीं जा रही है ना, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। अब जो बैलेंस बच गया है, ठीक है, उसके हम चेकआउट करेंगे डेप्रिसिएशन को। देखो कितना लगेगा, यहाँ पर देखो इसका टैक्स कैसे डेप्रिसिएशन कैसे बनेगा। अब देखो 50 लाख है, टोटल वैल्यू आपकी कितनी है, 50 लाख है, इसमें से 45 लाख तो पूरे साल से चलती आ रही है। खरीदी जो अभी है उसका टाइम ड्यूरेशन देखेंगे या नहीं देखेंगे, कि यहाँ से 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2021 तक क्या इसने 180 दिन से कम यूज किए, ज्यादा यूज किए, कम यूज किए, तो ऑब्वियस है इस 5 लाख के ऊपर 0.5% लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% है, तो इसके ऊपर 7.5% लग जाएगा, और इसके ऊपर 15% लग जाएगा। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 45 लाख के ऊपर 15%, तो 6,75,000 कितना आ जाएगा, 6,75,000, और 5 लाख के ऊपर 7.5 किया जाए तो 7 × 75, तो ये 37,500 आ जाएगा। तो इनको मैं ऐड करूँ, 500, 2, 1, 1 और 7, 7,12,500 आ जाएगा। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया। डेप्रिसिएशन में लेस करूंगी 50 लाख में से, ठीक है, 50 लाख में से मैं ये डेप्रिसिएशन जब लेस करूंगी तो मेरे पास बैलेंस कितना बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ये वाला ईयर जब अब शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2000, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 को। समझ में आया? क्या इतना समझ में आ रहा है? मीन्स कि आपको टाइम ड्यूरेशन भी देखना है, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि कौन सी एसेट्स नई परचेज की जा रही है, कौन सी एसेट सेल आउट की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट जाता है आपका, मैंने कहा कि मैंने प्लांट नंबर 6 खरीद ली है, कब, 1 मार्च 2022 को। मीन्स कि आपने 31 मार्च 2022 को एंड होने वाला है, आपने कहा कि मैंने 1 मार्च 2022 को एक नया प्लांट खरीद लिया है। खरीदा है तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दैट्स इट। नो पुट टू यूज इन द सेम ईयर। मैंने कहा कि मैंने उसको पुट टू यूज उसी साल नहीं किया, तो नहीं किया तो उस सिनारियो के अंदर आपका 180 डे का कंसेप्ट नहीं लगेगा, मीन्स कि हाफ ईयर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। फुल डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या किया जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, अब इसके ऊपर फुल लगेगा, पर तभी लगेगा डेप्रिसिएशन डिडक्टेबल तभी होगा जिस साल इसको पुट टू यूज करेंगे। अब इसको इस साल पुट टू यूज नहीं किया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं लगेगा, तो इस अमाउंट के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं। तो लगेगा किसके ऊपर, 42,87,500 के ऊपर लगेगा, जो ऊपर से अभी तक चलता आ रहा है। मैंने इसके ऊपर 15% कैलकुलेट करूंगी तो ये आपका 6,43,125,000 आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसको मैं लेस कर दूंगी। अब जैसे ही मैं इसको लेस करूंगी मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 1 अप्रैल 2000 नेक्स्ट ईयर की। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो मैंने कहा कि मेरी जो वैल्यू है कितनी है, ये 44,40,000, ठीक है, 44,40,375 है। ठीक है, 1 अगस्त को मैंने सारे के सारे प्लांट क्या कर दिए हैं, सोल्ड कर दिए। अच्छा, कितने में सोल्ड किए? मैंने कहा 40 लाख में किया। मैंने जैसे इसको माइनस किया, माइनस करने के बाद मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस आएगा नहीं आएगा? आएगा, 4,40,000 का आएगा। अब यहाँ पर देखो, जितने की वैल्यू थी उससे कम में बेचा है, लॉस हो रहा है, राइट? तो नेगेटिव बैलेंस है, ये नेगेटिव बैलेंस है, तो ये आपका लॉस है। तो यही तो समझाना चाह रही थी कि डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के, अब ये जो मैंने आपको समझाया था ये आ गया समझ में, एग्जाम्पल आ गया समझ में। देन अब बात आ जाती है कुछ एक केसेस के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आपको जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिल रहा है ना, मान लीजिए प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 15% मिल रहा है, ठीक है, 15% की बजाय इसके अंदर आपको और डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, और का मतलब क्या है, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 के अंदर डिफाइन किया गया है कि ये अलाउड होता है अप टू 20% टू ऑल द एसएससी। ये सबके ऊपर अप्लाई है, बट मैक्सिमम अमाउंट कितनी है, 20% है। बट कंडीशंस इसके अंदर आपको याद करनी होगी। कंडीशंस क्या है कि केवल उसी को मिलेगी जो कि प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अपने बिजनेस को क्या कर रहा है,
कनेक्टेड है, मीन्स कि अपने बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग अगर कोई डेप्रिसिएशन लेना है तो वहां पर आपको 20% क्या मिल सकता है, एक्स्ट्रा मिल सकता है। अच्छा, उस प्लांट एंड मशीनरी को आपने पहली बात तो नया खरीदा होना चाहिए, ये नहीं है कि सेकंड हैंड लेके और उसके ऊपर भी चाह रहे हो कि हाँ 20% मिले, नो, आपका नया प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए। दूसरा, उस प्लांट एंड मशीनरी का पर्पस क्या होना चाहिए, उस मशीनरी का यूज क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए। आप एक बात गांठ बांध लीजिए, जब आप इनकम टैक्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट किसी चीज को प्रमोट करना चाह रही है, इवन मेक इन इंडिया के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना चाह रही है, प्रमोट करना चाह रही है, बहुत सारे बिजनेसमैन को कह रही है कि हम क्या करेंगे, खुद इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, देन उसको सेल करेंगे। अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो तो आपको मैं बेनिफिट दूंगा, सरकार कह रही है मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगी, ठीक है। तो कहते कितना दोगे, कहते 20% तुम्हारा और डेप्रिसिएशन लग जाएगा, जिसके कारण आपका प्रॉफिट और नीचे गिरेगा, प्रॉफिट नीचे गिरा तो टैक्स भी नीचे गिरेगा, मीन्स की टैक्स कम पे करना पड़ेगा, समझ पा रहे। तो इनडायरेक्टली सरकार आपको बेनिफिट दे रही है, बट स्पेसिफिकली कंडीशन अप्लाई की है कि वो प्लांट एंड मशीनरी से रिगार्डिंग कनेक्टेड होनी चाहिए, उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज कहाँ किया जाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग में किया जाना चाहिए, या फिर किसी पावर जनरेटिंग में, या फिर ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के अंदर, सॉरी सर्किट ने इलेक्ट्रिसिटी पर्पज से यूज किया होना चाहिए। और दूसरा, तीसरी मेन पॉइंट बात, पहला 20%, दूसरा आपका क्या है, प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, तीसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज होना चाहिए। फोर्थ बात कि केवल फैक्ट्री पर्पस के लिए ही आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर इन केस मैंने ये कहा कि ऑफिस में मैं इसके लिए लेके आई, ऑफिस में कोई प्लांट एंड मशीनरी लेके आई, उसको मैंने ऑफिस में यूज किया, भाई ऑफिस में लेके आई, ऑफिस के लिए नहीं है, ये केवल फैक्ट्री के लिए है, ये स्पेशली मेंशन किया गया। अगर फैक्ट्री के लिए है तो डिडक्शंस अलाउड हो जाएगी 20%, अगर विदाउट फैक्ट्री है तो जो सिंपल नॉर्मल चल रहा था, जो ऊपर पड़ा था, हमने वही करना है, ठीक है। तो कंडीशंस आ गई समझ में, कंडीशंस आ गई समझ में बिल्कुल अच्छे से, कि प्लांट एंड मशीनरी नहीं होनी चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड केवल आपको उस साल होगा जिस साल आपने उसको क्या किया है, पुट टू यूज किया है, और अलाउड मीन्स की डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के तभी आप कर सकते हो, एक साल एक बार ही करना है, ठीक है, या आपको हर साल अलाउड नहीं होगा, पर अगर बैलेंस बच जाता है तो आपको नेक्स्ट ईयर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर 180 डेज का कंसेप्ट जो भी हमने पढ़ा कि लेस देन 180 डेज है तो आपके ऊपर 10% का क्या मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी थी, वो भी 31 दिसंबर 2020 में खरीद ली, ठीक है, और 31/3/2021 में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर 180 डेज का कम है, और वो प्लांट एंड मशीनरी है, कनेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग से ही है फैक्ट्री में ही है, तो इस सिनारियो के अंदर जो नॉर्मल केसेस है 7.5 प्लस के 10% भी हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। ये कंडीशन अगर है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्राइटेरिया मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अदरवाइज वो लिस्ट मैंने आपको दे दी है, कोई सेकेंड हैंड मशीनरी है, या फिर आप ऑफिस के प्रीमिसेस के लिए आप उसको यूज कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी बिजनेस है ट्रांसपोर्टेशन का, व्हीकल का, इसलिए आप इनको यूज कर रहे हैं, तो इनके लिए अलाउड नहीं होगा, ठीक है। एनी प्रॉफिट मशीनरी और प्लांट दैट एक्चुअली कॉस्ट विच इज डेबिट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा आधे घंटे बाद। क्यों? क्योंकि आधे घंटे बाद हम टॉपिक करेंगे, किस चीज़ का टॉपिक करेंगे, हमारा सेक्शन नंबर आपका आ जाता है, एक सेकेंड, हाँ, आपका साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये पॉइंट आएगा, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, लास्ट पॉइंट को, ठीक है, ओके। अगर आपका डेप्रिसिएशन आ जाए किस केस के अंदर, पावर जनरेटिंग यूनिट में होगा। पावर जनरेटिंग यूनिट का मतलब क्या है कि ऐसी कोई कंपनी है, ऐसी कोई बिजनेस है जो कि पावर जनरेटिंग यूनिट में अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके पास ऑप्शन है, ये ऑप्शन बस याद रखना है, केवल पावर जनरेटिंग के पास है। क्या कहते हैं, उनके पास ऑप्शन है कि वो WDV भी यूज कर सकते हैं, SLM भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है उनके पास, किनके पास, जो कि पावर जनरेटिंग यूनिट में अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है टू क्लेम द डेप्रिसिएशन
इधर अब ऑब्वियसली बात है इनके पास ऑप्शन हुआ जिसमें ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम होता होगा उसमें वो ले लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा उतना प्रॉफिट को वो कम कर देगा, राइट? समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर एसडीबी की तो डब्ल्यूडीबी की तो परसेंटेज दी हुई है, एसएलएम की कैसे निकालेंगे परसेंटेज? पता है आपको एसएलएम की परसेंटेज कैसे निकालते हैं? एसएलएम की तो परसेंटेज निकालते ही नहीं है। क्या क्यों नहीं निकालते? क्योंकि एसएलएम के अंदर तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं कि जितनी भी टोटल कॉस्ट है हमारे पास, मान लीजिए मेरी प्लांट की वैल्यू 5 लाख है और मैंने कहा उसकी लाइफ कितनी है, मैंने कहा उसकी 5 साल लाइफ है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 1 साल क्या है, हर साल 1 लाख से क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा। अब 5 लाख की थी, पहले साल मैंने इसको 1 लाख से माइनस कर दिया क्योंकि पहले साल का डेप्रिशिएशन लग गया, फिर 4 लाख हो गया, 4 लाख के बाद फिर 1 लाख हो गया। मीन्स कि ऐसे करते करते 5 साल तक मैं इसको 1-1 लाख करके इसको माइनस करती जाऊंगी। तो एसएलएम की डेप्रिशिएशन वैल्यू इस तरीके से निकालती है। क्लियर हुआ? डेप्रिशिएशन का कंसेप्ट हो गया आपका कंप्लीट, इवन लेंथी था बट इंपॉर्टेंट है, प्रोविजन आपके इसके अंदर एग्जाम के अंदर आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ द पीजीबीपी इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के दौरान पीजीबीपी की इनकम में कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखो, पीजीबीपी की इनकम को कैलकुलेट करना मतलब क्या है? इनकम को कैलकुलेट करना दैट मीन्स नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करना दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, यस या नो? और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में कितने खर्चे आएंगे, कैसे आएंगे, कितने अलाउड है, सेक्शन 30 to 38 डिफाइन किए गए हैं। ये बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ नहीं बता चुकी हूँ? अच्छा, थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस जो कि अलाउड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है सेक्शन 30 to 38, राइट? बट कुछ एक बिजनेस ऐसे होते हैं, कुछ एक, जैसे मान लीजिए ये तो बड़े बड़े कंपनीज हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जिनका भाई थोड़ा छोटा बिजनेस है, स्मॉल बिजनेसमैन है, ठीक है, सोल प्रोपराइटर हो गए, उनके लिए एक और ऑप्शन आया, प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम। कहते हैं इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हमारे बस की नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पढ़ना, इतने सारे सेक्शंस को पढ़ना हम नहीं देखेंगे। कहते फिर तुम्हारे लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया, तुम्हारे लिए एक अलग कंसेप्ट लाया गया है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम। इसमें पता है क्या होता है कि आपको 3 क्राइटेरिया दिए गए कि बिजनेस को संभालने वाले लोगों के लिए अलग सेक्शन है, ठीक है, प्रोफेशन है जिनका उनके लिए अलग सेक्शन है, और कोई भी पर्सन जो कि ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड काम करता है, कैरेज से रिलेटेड काम करता है, गुड्स के रिगार्डिंग काम करता है, उनका अलग लगा दिया। ठीक है, इनका अलग लगा दिया। तो इनके लिए सेक्शन है 44A-D, इनके लिए सेक्शन है 44A-D-A, इनके लिए सेक्शन है 44A-E। समझ में आया? क्या समझ में आया? कि बिजनेस है तो उनके ऊपर सेक्शन 40A-D की कंडीशन लगेगी, प्रोफेशन है तो सेक्शन 40A-D-A की कंडीशन लगेगी, सेक्शन ट्रांसपोर्टेशन का है तो सेक्शन 40A-E की कंडीशन लगेगी। बिजनेस के केसेस के अंदर हम टर्नओवर देखेंगे कि हाँ किसी कंपनी का टर्नओवर कितना जा रहा है, प्रोफेशन के केस में हम ये देखेंगे कि रिसिप्ट कितनी हो रही है, और ट्रांसपोर्टेशन के केस में हम व्हीकल को देखेंगे कितनी व्हीकल उसके पास है। 2 बातें आगे समझ में, सेक्शंस याद रखने हैं, क्या चीजें देखकर हम कंडीशंस को चेकआउट करेंगे। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पे प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई बिजनेस है उसका सेक्शन 40A-D देखेंगे। इवन अब कंडीशन याद रखने के लिए तैयार हो जाओ। क्या? अगर आप कैश में, ठीक है, अदर देन, में यहाँ पे कैश छोड़ो, अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इसको छोड़ के कैसे भी कैश रिसीव, अपने रिसिप्ट को रिसीव कर रहे हो, टर्नओवर होने के बाद की बात करिए, अगर वो रिसिप्ट 200 लाख तक है, मीन्स कि 2 करोड़ रुपए तक है, 200 लाख याद रखनी है, ठीक है, 200 लाख रुपए तक है, तो आप अपनी जो भी टर्नओवर हुई है उसका हम 8% कर देंगे, और जो यहाँ पर आएगी ये आपकी टोटल इनकम कैलकुलेट होगी। अच्छा, तो क्या मैम एक्सपेंसेस जितने भी होंगे वो डिडक्शंस आपको होगी, वो अलाउड नहीं होगी? यस, इस केसेस में किसी भी तरह की फर्दर डिडक्शंस अलाउड नहीं होती। रीजन पता है क्या है? कि आप पूरा कमाते हो, मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 100 लाख कमाया, ठीक है, कहते 100 लाख में से केवल 8% लेना है,
100% की बजाय तुम्हें 8% दिया जा रहा है, तो इसमें कह रहे हैं कि आपको किसी भी तरह के डिडक्शंस अलाउड नहीं है, दैट्स अ रीजन। समझ में आ गया? बिजनेस के केसेस में 200 लाख और उसका 8% लेंगे, वो आपकी इनकम आ जाएगी। प्रोफेशन के केस में 200 लाख नहीं है, वहां है अप टू 50 लाख। अगर किसी प्रोफेशन के अंदर और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद उसकी इनकम 50 लाख हो रही है, तो वहां पर उसको उसकी इनकम कितनी होगी? 50, मान लीजिए मेरी इनकम हुई 40 लाख, ठीक है, 40 लाख का 50% क्या होगा? 50% मेरी इनकम होगी, कितनी होगी? 20 लाख। 20 लाख के ऊपर हमारे पास क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा, दैट्स इट। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन में ये देखेंगे कि नंबर ऑफ व्हीकल कितने हैं। अगर आपके नंबर ऑफ व्हीकल 10 नंबर ऑफ व्हीकल से ज्यादा है, तो उस सिनारियो के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब, अगर किसी ने भी इन लिमिट्स को तोड़ा, मान लीजिए किसी की भी 200 लिमिट से ज्यादा है और वो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का यूज कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर उसको जरूरी है, कंपलसरी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ठीक है, अदरवाइज आपको रिडक्शन कुछ नहीं मिलने वाले, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की जाए, अगर आपके व्हीकल कैरेजेस के हैं जो 10 से ज्यादा नहीं है, अप टू 10 है, तो वहां पर क्या करेंगे? 7500 रुपए एक फिक्स अमाउंट है पर मंथ पर कैरेज। अब 12 महीने का निकालना, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कैरेज कितने थे? 8 थे, तो मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा मेरे पास टोटल इनकम बन जाएगी, जो कि टैक्सेबल होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक करवाना है मुझे, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये लिमिट जो है अगर किसी ने क्रॉस कर दी, तो आपको जरूरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो आपके माइंड में अभी तक एक क्वेश्चन उठ जाना चाहिए, अगर मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पैसे रिसीव किए हैं, रिसिप्ट रिसीव की है, तो क्या तब भी लिमिट इतनी रहेगी? क्या तब भी मैं उसका 8% ही लूंगा? मैंने कहा, गवर्नमेंट कहती है अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम का यूज करते हो तो हम तुम्हें और छूट दे देते हैं। बोलो कितनी छूट लेनी? कहते हैं वहां पर लिमिट बढ़ा दी 300 लाख तक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का यूज करते हो, ठीक है, डिजिटलाइजेशन को क्या किया जा रहा है? अभी यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट के चक्कर में उन्होंने कहा कि आपकी लिमिट अप टू 300 लाख कर दी है। अच्छा, अप टू 300 लाख कर दी है, तो क्या मेरी इनकम, मेरे को कितने परसेंट लेने हैं? कहती इनकम भी कम कर दो, 6% ले लो, ठीक है। तो ये आपकी जो भी इनकम आएगी वो आपकी पीजीबीपी की टैक्सेबल इनकम होगी, ठीक है। अगर मेरी 300 लाख से क्रॉस करती हूँ तो क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है, क्योंकि जैसे ही लिमिट क्रॉस करोगे वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, प्रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, क्या प्रोफेशन में भी ऐसा है? यस, प्रोफेशन में भी ऐसा है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यूज किया तो वहां पे लिमिट 50 लाख की बजाय कितनी हो जाएगी? 75 लाख हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ है चेंज? नहीं, यहाँ पे कहते हैं सेम ही लेना है, 50% तो 50%। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का है भाई, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है? मोस्ट ऑफ कैश के अंदर ही डीलिंग होती है, राइट, कैश के अंदर ही डीलिंग होती है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन, अगर ट्रांसपोर्टेशन को भी आगे दो पार्ट्स में बाइफरगेट किया गया है कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है लाइट वेट का है या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन हैवी का है। लाइट और हैवी का मतलब क्या है? कि जिसकी कैपेसिटी, ठीक है, मिली टन को, इसकी जो टन्स में आता है ना कि इतने टन इसके अंदर वजन है, इसके टन इतना वजन यूज कर सकते हैं। तो लाइट का मतलब क्या है? कि जिसका जो कि वजन 12 मिली टन से कम है तो वो लाइट में आएगा, अगर ज्यादा है तो वो हाई में आ जाएगा, दैट्स इट। तो मैम क्या लिमिट 7500 रुपये ही है? हाँ जी, लाइट के अंदर सेम एज इट इज 7500 रुपये पर मंथ है और पर कैरेज है, ठीक है। बट यहाँ पर ये लिमिट नहीं है, यहाँ पे ये लिमिट 1000 रुपये पर मंथ, ठीक है, और पर मिलियन टन है। मान लीजिए मैंने कहा मेरे ट्रक का वेट 1414 मिली टन है, तो यहाँ पर 1000 गुना में 12 महीने का निकालना है, और 14 मिली टन का मतलब क्या है? 14 आपके पास ट्रकों की बात की जा रही है, इसकी 1 मिली टन के अंदर पता है कितना होता है? 1000 किलो होता है, ठीक है। तो मैं इसकी ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? इसकी 14000 किलो, समझ पा रहे हैं? इतनी उठाने की कैपेसिटी है, समझ में आया?
अच्छा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर हम इसको 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने के टन है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये हो जाता है प्रेजेंटिव टैक्सेशन सिस्टम का कंप्लीट कंसेप्ट। पहला क्या था कि जो सिंपल है, ध्यान से सुनना, इसको मैं सिंपली वे में करवाती हूँ। अब जो सिंपली है कि अंडर सेक्शन 44 AD लग रहा है, 44 ADA लग रहा है, ADA लग रहा है, 44 AE लग रहा है। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है तो लेस देन 200 लाख है और उसका आपको 8% करना है, वो आपकी टोटल इनकम है। अगर यहाँ पे 50 लाख के बारे में बात की जा रही है किसमें, प्रोफेशन में, तो यहाँ पे आपको 50% लेना है, वो आपकी इनकम है। और यहाँ पे 10 गुड्स कैरेजेस के बारे में बात की जा रही है और उसको 7500 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन केस वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का क्या कर रहा है, यूज़ किया जा रहा है, तो वहाँ पर 300 लाख क्या कर दी गई है, लिमिट की कर दी गई है और उसका 6% आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपकी 75 लाख कर दी गई है और यहाँ पे एज इट इज़ 50 लाख लेना है, ठीक है। और यहाँ पे लाइट और हैवी व्हीकल की बात की जा रही है। लाइट और हैवी व्हीकल, लाइट में तो सेम एज इट इज़ केस है, 12 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ कैरेजेस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हैवी में क्या होगा, ये 1000 से और फिर देन फाइनली आगे जितने भी आपके मिलियन टन आपका जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। तो ये देखो इसमें एज इट इज लिखा हुआ है कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या है, जब कोई स्मॉल बिजनेसमैन एसएससी होते, टैक्स पेयर होते, लोअर टैक्स पेयर करना चाहते हैं, टैक्स बर्डन भी कम होगा, इवन आपकी फॉर्मेलिटीज भी कम होगी, तो उस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए 44 AD, अब इसको रीड आउट कर सकते हैं, जो समझाया वही है और कुछ अलग नहीं, ठीक है। प्रोफेशन के लिए 44 ADA, प्रोफेशन में रिसिप्ट देखेंगे एंड टर्नओवर के अंदर मीन्स की जो बिजनेस है, प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ द गुड्स फ्रॉम द कैरेजेस, वहाँ पे 44 AE का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द मंथ पर गुड्स कैरेज कंसीडर किया जाएगा। कहने का मतलब सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास एक गुड्स थी, मेरे पास मान लीजिए पहले 6 ट्रक थे, ठीक है। ट्रक समझते हो जहाँ पे लोडिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। 1/4/2024 को मेरे पास केवल 6 ट्रक थे। मैंने क्या किया, 31 अक्टूबर 2024 को मैंने एक ट्रक को परचेज कर लिया। दूसरा मैंने 12 दिसंबर 2024 को मैंने दूसरा ट्रक परचेज कर लिया। तो 31/3/25 के अंदर मेरी टैक्सेबिलिटी अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, तो मेरी इनकम कितनी होगी। अब मैंने इनकम क्या बताया, 7500 गुना में मंथ गुना में नंबर ऑफ ट्रक, राइट। तो पहले ट्रक तो देखो मैंने 6 थे, पूरा साल यूज किया है, 6 ट्रक हो गए हैं, है ना, पूरे 12 महीने हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरा 7500 गुना में मंथ कितने होंगे। अब ये कहता है कि मैंने तो 31 अक्टूबर को लिया है, तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर के बाद क्या आता है, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मीन्स की 4 महीने कितना ट्रक है, एक ट्रक है। अगले में 7500 रुपये मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ काउंट करेंगे। अब यहाँ पे देखो 12 दिन है, तो 12 दिन को पूरा एक महीना कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वही एज इट इज। आई होप यहाँ पे 5 महीने आएंगे, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हाँ 5 महीने आएंगे, मैं कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब चाहे एक दिन ट्रक यूज किया हो, चाहे आखिरी की 30 तारीख को यूज किया हो, तो पूरा महीना कंसीडर किया जाएगा। पार्ट ऑफ मंथ इज ऑल्सो कंसीडर, राइट। समझ पा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अपनाने के, मीन्स कि अगर आपने एक बार मान लीजिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम को अपना लिया, तो आपको जरूरी है कि उस स्कीम को फॉलो किया जाए नेक्स्ट 5 ईयर तक। क्लियर है। If the fail to do so, the presumptive taxation scheme will not be available him for the next 5 year. अगर मैंने कहा कि मैं कैपेबल नहीं हुई, मैंने कहा कि 2024 के अंदर मैंने प्रेजेंटिव टैक्सेशन कंसेप्ट मेरे बिजनेस में लगा लिया, तो मेरे लिए कंपलसरी है कि 2029 तक मैं उसको फॉलो करूं। अगर मैंने इसको फॉलो नहीं किया तो नेक्स्ट आने वाले 5 साल तक मैं इसको यूज नहीं कर सकती, मीन्स कि अप टू 2023 तक मैं 29 तक मैं इसको यूज नहीं कर सकती। क्या इतना क्लियर समझ में आ रहा है, क्या इतना समझ में आ रहा है। अच्छा, आगे समझ में कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम कैसे करते हैं। अब ये मैंने पता है आपको पूरा एक्सप्लेन करके इन शॉर्ट नोट्स मैंने आपको समझा दिया है, बट फिर भी ये पर्टिकुलर कंसेप्ट मैंने इसके नोट्स के अंदर ऐड किए हुए कि आपको और आसान भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन द साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 35। मीन्स कि अगर कोई बिजनेसमैन क्या कर रहा है, पैसे को कहीं पे डोनेट कर रहा है। डोनेट कहाँ करना है, साइंटिफिक रिसर्च में डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर हुआ बिजनेस का। तो गवर्नमेंट कहती है अगर इस तरीके के खर्चे करते हो जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जैसे मान लीजिए कोविड-19 के लिए काफ़ी सारी रिसर्च हुई, काफ़ी सारे बिजनेसमैन ने उसमें पैसा लगाया, तो क्या आपको पैसा डिडक्ट करने के लिए अलाउड है, मीन्स की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाने के लिए अलाउड है? क्योंकि जब तक डेबिट नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉफिट कम होएगा ही नहीं, टैक्स भी कम नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बोला गया है सेक्शन 35 स्पेशली इसी के लिए है, अगर कोई बिजनेसमैन, कोई भी प्रोफेशन पर्सन साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंडिचर करता है, उससे अंदर कंट्रीब्यूट करता है, तो वो एक्सपेंसेस आपके लिए अलाउड है डेबिट करना विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। इज इट क्लियर? एक्सपेंडिचर इज अलाउड टू बी डेबिटेड, डेबिट करना अलाउड है बिना रिस्ट्रिक्शंस के। बट अगर आपने एक्सपेंडिचर किया है लैंड के ऊपर, मान लीजिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन ये कह रहा है कि हमें ज़मीन खरीदनी है, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके अंदर काम करना शुरू करेंगे। आपने लैंड के ऊपर बात की गई है, लैंड के ऊपर पैसा लगाया, तो लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, पता है इस बात का? कभी देखा है आपने लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता हुआ? नहीं लगता ना, क्यों? क्योंकि लैंड की जो जमीन की जो वैल्यू है साल दर साल एप्रिशिएट होती है, नॉट ए डेप्रिशिएट। दैट्स द रीजन कि लैंड के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर किया होगा वो अलाउड नहीं होगा, ठीक है। इफ एन एसएससी हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन अ परचेज एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, तो अलाउड हो जाएगा। अगर उन्होंने लैंड की वैल्यू पे लगाया है तो वो एक्सक्लूडेड रहेगा, वो अलाउड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की है 40 लाख की, और उसके अंदर जो कॉस्ट है लैंड का वो कितना है, 25 लाख है, तो 40 लाख में से 25 लाख लैंड का है, तो ये तो अलाउड है ही नहीं, तो बाकी का बचा 15 लाख, ये आपका एक्सपेंडिचर अलाउड है, आप डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि ठीक है एक्सपेंडिचर मैंने किया, तो कुछ एक ऐसी है इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी डोनेशन है जहां पर आपको 100% मीन्स कि जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा क्या हो सकता है, डेबिट हो सकता है, या फिर कुछ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट है जो कि 150% मीन्स की 1.5 गुना। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के अंदर, किसी रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशंस के अंदर 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको अलाउड है 4.5 लाख रुपए डेबिट करना। तो वाह जी वाह, बताओ जल्दी से कौन सी है, हम भी करते हैं। देखो सबसे पहली बात लिखी गई है 151.5 टाइम्स की 150% अलाउड तब होगी अगर अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन के अंदर आपने डोनेशन दी है। बस आपको ये पॉइंट याद रखने हैं, इन डेप्थ में नहीं जाना कौन है, कैसे है, कितनी है, नहीं, बस अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च है, आप अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, डोनेशन किया है, तो एक 1.5%, मान लीजिए मैंने अभी आपको दिया कि आपने 10 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका इसका 150%, तो 15 लाख रुपए आपको क्या हो जाएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर आप डोनेशन करते हो किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर, और वो इंडियन कंपनी क्या होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड होनी चाहिए, तो वहां पर आपको 100% क्या मिलता है, डिडक्शंस मिलती है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर माइनस कर सकते हो। अच्छा, तीसरी, अगर आपने डोनेशन की है किसी भी सोशल साइंस एंड द साइंटिफिक रिसर्च के अंदर, तो वहां पर भी आपको 100% मिलती है। तो मैंने आपको 3 रिसर्च बताए, क्या 3 डोनेशन बताई जहां पर आप क्या कर सकते हो। सबसे पहला 150% वाली क्या है, जब आपने अप्रूव्ड साइंटिफिक एसोसिएशन में इन्वेस्टमेंट की हो, 100% एक आपकी इंडियन कंपनी है, 100% दूसरा अगर आपने स्टैटिस्टिकल सोशल साइंस की रिगार्डिंग साइंटिफिक के अंदर इन्वेस्टमेंट की हो। इज इट क्लियर? अच्छा, अब मैं कह रही हूँ कि आपको पूरा अधिकार है इनको डेबिट करने का, है डेबिट करने का। आपने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में पूरी की पूरी अमाउंट लगा दिया। अब आपने कोई भी लैंड थी, ठीक है, आपका खुद का बिजनेस था, मान लीजिए मैंने कहा मेरा खुद का बिजनेस रिसर्च एंड साइंटिफिक रिसर्च का है, तो मैंने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, और मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, स्पेशली किस काम के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। देखो लैंड तो अप्लीकेबल है ही नहीं, इसको तो मैं बाहर निकाल दूँ। अच्छा, बाकी सभी की
जितने पैसे मान लीजिए मैंने, मान लीजिए 10 लाख की बिल्डिंग बना दी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख का था, तो इस ये 15 लाख टोटल मेरे डेबिट साइड में अलाउड होंगे या नहीं होंगे? कहते हैं हाँ हो गए। तो मेरा प्रॉफिट कम होगा या नहीं होगा? हो गया। अच्छा, इन केस 6 साल के बाद मेरी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, ठीक है, और अब ये प्लांट एंड बिल्डिंग होगी, ये प्लांट एंड मशीनरी होगी, ऐसे तो वेस्ट नहीं हो सकती। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसकी जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, मैंने ये सारा का सारा सामान उसमें कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 6 साल के बाद आफ्टर द 6 ईयर मैंने इसमें नॉर्मल बिजनेस के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो क्या उस टाइम जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं या बैलेंस शीट बनाऊं, तो मेरी जो प्लांट एंड मशीनरी है या उन सब की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? रीजन क्या है? क्योंकि सारी के सारी अमाउंट मैंने ऑलरेडी माइनस कर दी है। जितने में खरीदा था उतने सबका डिडक्शन मुझे मिल चुका है। अब तो कोई वैल्यू दिखाने जोगी रही नहीं, समझ पा रहे हो? दिखाने के लायक एक भी वैल्यू नहीं रही। तो 15 की 15 जो भी प्लांट एंड मशीनरी होगी, जब आप नहीं अपने नॉर्मल बिजनेस में ट्रांसफर करेंगे, उस टाइम WDV जो वैल्यू होगी किसी भी इक्विपमेंट की, तो वहाँ पे क्या होगी, वो नील होगी। बट लैंड एंड बिल्डिंग की, लैंड की आप एज इट इज दिखा सकते हो जितनी है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मेरा कोई बिजनेस था ही नहीं, मैंने 6 साल के बाद इसको मैंने बेच दिया। बेच दिया का मतलब क्या है कि जो 15 लाख की जो वैल्यू थी ना, मैंने उसको 13 लाख में बेच दिया। और दूसरा केस ले लेते हैं हमने उसको 18 लाख में बेच दिया। जब हम उसको कम वैल्यू में बेचते हैं तो ये जो अमाउंट मिली है ना, ये आपकी PGBP में टैक्सेबल होगी, ठीक है। अगर मैंने कहा मैंने 18 लाख में बेच दिया, 18 लाख का मतलब क्या है कि 15 लाख तो इसकी खुद की वैल्यू थी और 3 लाख मैंने ऊपर से बेच दिए, तो 15 लाख तो मेरे क्या हो जाएंगे, PGBP में टैक्सेबल हो जाएंगे। और 3 लाख मेरे एक्स्ट्रा है, गेन है, तो वो क्या होगा, कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? साइंटिफिक रिसर्च का टॉपिक भी हो गया क्लियर। अब देखो, मैंने कहा, अभी मैं आपको जो समझाया, अगर मैंने नॉर्मल बिजनेस में इस एसेट्स को ट्रांसफर किया है तो उस टाइम मेरी WDV क्या हो जाएगी, WDV क्या हो जाएगी, शैल बी नील होगी। नजर आ रहा है? ये देखो, ठीक है। ये मैंने तीनों क्राइटेरिया रख दिए हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि बिजनेस में सेल कर देते हैं कई बार, ठीक है। अगर नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो नील हो जाएगी। अगर एसेट्स आपने सेल किया और उसकी वैल्यू क्या है आपकी, लेस देन है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 15 लाख और आपका यहाँ पे 13 लाख, तो जो 13 लाख रुपए मिले हैं, टोटल अमाउंट जो कि रिसीव हुए हैं, वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएंगे, आपके PGBP के अंदर हो जाएंगे। अगर आपने 15 लाख से ज़्यादा में सेल किया, जैसे मैंने कहा 15 लाख की मेरी वैल्यू थी और मैंने इसको 18 लाख में सेल कर दिया है, तो ज़्यादा जितना भी अमाउंट होगा, एक्सेस जितना भी अमाउंट होगा, जो 3 लाख रुपए हैं, वो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा, कैपिटल गेन हेड में, और जितनी एसेट्स की वैल्यू थी वो PGBP में। क्लियर है? ये नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 35 स्पेशली किस चीज़ों के लिए है, ये स्पेशली आपके साइंटिफिक रिसर्च के लिए। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? अच्छा, कितने पॉइंट्स हो गए हैं? बहुत बड़ा चैप्टर, आपको पता है बहुत बड़ा, फिर भी मैं इसमें स्पेसिफिक पॉइंट लेके आऊँगी। ये दोनों, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अदर। अब पहुंच जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एमोटाइजेशन ऑफ द सर्टेन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, पता है किसी को? कह रहे हैं हाँ पता है हमें। क्या पता है तुम्हें? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं बेटा जब आप कोई बिजनेस को कमेंस करते हैं, और बिजनेस को कमेंस करने के लिए जब भी पहली बार जो भी खर्चा होता है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन का हो, चाहे इंस्टॉलेशन का हो, लीगल एक्सपेंडिचर्स हो, या आप मेमोरेंडम बना रहे हो, प्रोस्पेक्टस पब्लिश कर रहे हो, किसी भी तरह का खर्चा हो, बट कमेंस होने से पहले, बिफोर द कमेंसमेंट, बिजनेस के कमेंस होने से पहले जो भी खर्चा हो रहा है, मान लीजिए मैंने क्या किया, सारा का सारा खर्चा 31 जुलाई 2024 को कर दिया। कब किया है? 31 जुलाई 2024 को कर दिया। और मैंने बिजनेस क्या है, मान लीजिए अगले साल शुरू किया है, ठीक है, अगले साल की 3 अप्रैल, चलो 1 अप्रैल लेते हैं, 1 अप्रैल 2025 में शुरू किया। आपका ईयर एंडिंग कब का है? 31/3/2025 है, राइट। अब आपने खर्चे किए इस तारीख को, और आप ये पूछ रहे हो कि मैम खर्चा, अब यहाँ तक तो कोई इनकम जनरेट हुई नहीं, तो गवर्नमेंट कह रही है पहली बात तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, बिजनेस को सेटअप किया, इंडिया के अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं। बात याद आ गई, इंडिया में
प्रमोट हो रहा है, तो गवर्नमेंट के लिए जो भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होगा वो आपको फुल्ली डिडक्टेबल होगा। बड़ा खुश हुआ, कहता है मेरा तो 5 लाख रुपए खर्चा हो गया। कहते कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को चाहे कितना ही खर्चा हो हम उसको आपको क्या करेंगे, अलाउड करेंगे, ठीक है। फिर कहते दे दो, फिर कहते पहले कंडीशन फॉलो कर। कहते कंडीशन क्या है कि पहली बात तो वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, दूसरा एसएससी क्या होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मैं इंडियन भी हूँ, मैं रेजिडेंट भी हूँ, मुझे खर्चा तो दे दो, मैंने खर्चा कर दिया है। कहते रुक तो जा, अभी पहली कंडीशन फुलफिल की है, दूसरी कौन करेगा। कहते जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनकट जो भी आपने किए हैं बिफोर कमेंसमेंट से पहले, मीन्स कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, मैंने कहा कि मैंने बिजनेस स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्ट यहाँ से हो चुका है, वो अलाउड तभी होंगे जब क्या है, आपने अपने बिजनेस को ऑपरेट करना, स्टार्टअप करना, पुट टू यूज वाली बात हो जाए, तो तब आपको डिडक्शन मिलेगी। तो कहने का मतलब डिडक्शन आपको यहाँ से मिलेगी, ठीक है। कहते मतलब मेरे को पहले स्टार्ट करना है, कहते हाँ पहले स्टार्ट करो, डिडक्शन तब मिले। क्या पता भाई तुमने ले ली डिडक्शन, तुम स्टार्ट ना करो फिर। कहते हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, क्या मैंने स्टार्ट कर दिया, लाओ सरकार अब मेरे को दे दो, मेरे को 5 लाख का खर्चा हुआ। कहते रुक, तीसरी कंडीशन फॉलो कर। पहली कंडीशन इंडियन कंपनी रेजिडेंट होना चाहिए, दूसरी कंडीशन स्टार्टअप होना चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि ये जो खर्चा है वो खर्चा आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, मीन्स की हर साल क्या मिलेगा, डिवाइड होगा, वो भी 5 साल लगाता है। मैंने कहा कि मीन्स की हर साल मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा। कहते 1 लाख रुपए अलाउड है, जितना खर्चा होगा उसको 5 से डिवाइड करना है, फिर उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप उसको शो कर सकते हो 1 लाख से, ठीक है। क्लियर हो चुका है, आगे समझ में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, अलाउड टू बी डेबिट द 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। थर्ड कंडीशन आपकी ये रही, ओनली द नोटिफाइड, ठीक है। ओनली द सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है कि कमेंसमेंट हो जाएंगे इक्वल इंस्टॉलमेंट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस एंड सच एक्सपेंसेस टू बी अलाउड, ठीक है। कमेंसमेंट होने के बाद, मीन्स की बिजनेस स्टार्टअप होने के बाद के बारे में बात की जा रही है, तब अलाउड होगा, ठीक है। और ये इंडियन और रेजिडेंट को ही अलाउड होगा। अब यहाँ पर बात की जाती है ऐसे कौन कौन से बिजनेस हैं, ऐसे कौन कौन से हम खर्चे हैं जो बिजनेसमैन करता है। खर्चे कैसे हो सकते हैं, खर्चे आप कोई भी रिपोर्ट बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, प्रोजेक्ट को प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई सर्वे कर रहे हो अपने इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, या फिर कोई भी लीगल चार्जेस हैं, ठीक है। या फिर कोई आपके लीगल चार्जेस कैसे हो सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनकी प्रिंटिंग के खर्चा, इनका ये सभी चीज़ें, अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, चार्जेस है, ड्राफ्टिंग है, टाइपिंग है, प्रिंटिंग है, एडवर्टाइजमेंट है, प्रोस्पेक्टस है, इन सब का खर्चा, ये सारे खर्चे आपको अलाउड होंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में, ठीक है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब आपको ये मैंने बताया कि 5 लाख रुपए तो आपने बता दिया। ऐसे तो भाई सरकार कहेगी पता नहीं लोग कितने चालाक हैं, अपने टैक्स को कम करने के चक्कर में ये 5 लाख से 10 लाख कर दे, है ना। तो सरकार ने अब पहले इस लूपहोल को देखा, लोगों ने फ़ायदा उठाना शुरू किया, तो कहती है रुको, हम तुम्हें पूरा डिडक्शन नहीं देंगे, इसके लिए तुम्हें एक कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेगी, कंडीशन नंबर 4। कहते कौन सी कंडीशन, रुको, कंडीशन नंबर 4 ये कहते हैं कि कोई भी बिजनेस है, कोई भी कंपनी है, उसके टोटल एसेट्स की, ठीक है, टोटल जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। उसकी कॉस्ट का हम क्या करेंगे, 5% क्या लेंगे, डिडक्टेबल होगा। कहने का मतलब मैक्सिमम एक्सपेंडिचर कितना अलाउड है, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट मैंने 5 लाख रुपए, सॉरी प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड है, तो ऑब्वियस ही बात है 5 लाख खर्चा हुआ, तो मैंने कहा 5 लाख खर्चे को मत देखो, इसका खर्चा तो तुम्हें डिडक्टेबल इस वाली अमाउंट से होगा कि आपकी टोटल एसेट्स कितनी है। कहते मेरी टोटल एसेट्स है 10 लाख, तो 10 लाख का 5% कर दो, उतना अमाउंट आप क्या कर सकते हो, डेबिट कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अदरवाइज तो तुम तो ऐसे कुछ भी खर्चा दिखा देते, ऐसे तो नुकसान हो जाएगा गवर्नमेंट का, टैक्स कम मिलेगा तो इनकम भी नहीं मिलने वाली, है ना। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि आप अपने प्रोजेक्ट का 5% लेंगे, ठीक है। अच्छा, बट एन द इंडियन कंपनी हैज एन ऑप्शन, ठीक है, उनके पास ऑप्शन है क्या कि वो 5% ले सकते हैं, या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का, या फिर आप कैपिटल एम्प्लॉयड का, इन दोनों में से किसी का भी 5% ले लो।
फिर वही बात आ जाएगी 5% किसका लेंगे, जो भी हायर होगा, जिसमें फायदा होगा, है ना, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको डिडक्शंस आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में मिल जाएगी। क्लियर है। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब क्या है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द फिक्स कॉस्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि जो भी अमाउंट आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है शेयर का, डिबेंचर से, या फिर मैं कहूँ कि आपने किसी से बोरोइंग कर रखी है, तो ये सारी की सारी एग्रीगेट अमाउंट आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है। ठीक है, आपके बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपने कितनी पूंजी लगाई हुई है। ठीक है, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपकी फिक्स एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 5 लाख है, डिडक्शंस टू बी अलाउड ओनली 5%, देन फिक्स कॉस्ट कितना हो गया, 5 लाख का 5% 25,000 है। पर आपने कहा कि मेरी तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है 40,000 है, कहते 40,000 नहीं देंगे, 40,000 की बजाय हम आपको 25,000 रुपये देंगे। तो मैम जो आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट बताया था वो कहाँ लगेगा, अभी बता रही हूँ, रुको तो सही। 25,000 है, 25,000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 5,000 करके हर 5 साल आपको मिलता रहेगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। 5,000 इज डेबिटेड इन द नेक्स्ट कंटिन्यूसली फॉर 5 ईयर। ओके, चलो चलो आगे बात करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, अप्रोक्स 1.5 हो चुका है, करवा देते हैं आगे। चलो फिर कर लेते हैं आगे। 6 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ये भी हो चुका है हमारा कि जो डिडक्शंस है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का हो गया। अब याद रखना 4-5 कंडीशन है इसकी, जस्ट कि पहली बात तो 5% मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात आपका रेजिडेंट होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात कमेंसमेंट करने के बाद आपको मिलेगा, और 5% या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट पे होगा या फिर आपके कैपिटल एम्प्लॉयड पे होगा, और जो भी कॉस्ट आएगी, जो भी अमाउंट निकलेगी, उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट जाता है डिडक्शंस फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD। AD के बारे में बात की जा रही है। मैंने आपको पहले बताया आपके बुक ऑफ अकाउंट के अंदर ना बहुत इतने सारे सेक्शंस है, इतने सारे सेक्शंस है। सारे मैंने इसलिए नहीं करवाए क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर में जितने भी आए हैं, घुमा फिरा के उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, देखो, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब क्या है, मीन्स कि गवर्नमेंट ने एक लिस्ट इशू की हुई है कि अगर किसी का भी बिजनेस उसके अंदर आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पेसिफाइड बिजनेस कहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई, जब आपको पता है 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम अपना न्यू दिल्ली के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था। जैसे ही कोई बाहर से टूरिस्ट आया था उस पर्टिकुलर कॉमनवेल्थ को देखने के लिए, जैसे हम भी गए थे पेरिस के अंदर, तो वहाँ पर पर्टिकुलर स्टेबिलिटी के स्टे करने के लिए वहाँ पे फूड की फैसिलिटी, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, ठीक है, जितने भी फैसिलिटी एक पर्सन को चाहिए, अगर वो फैसिलिटी की कमी नज़र आ रही है और उसके रिगार्डिंग आपने बिजनेस किया है तो सरकार कहती है तुम्हें हम कोई ना कोई डिडक्शन देंगे, बट आप ये स्पेशल काम तो कर रहे हैं तो इसलिए आपको स्पेशल बिजनेस की कैटेगरी में अलाउड किया गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, वो बात की जा रही है यहाँ पे डिडक्शन फुल्ली एग्जम्प्टेड है, जितना आप खर्चा करोगे वो सारा का सारा अलाउड है, बट कंडीशन वही है जब तक बिजनेस कमेंस में नहीं आता तब तक आपको डिडक्शंस नहीं मिलने वाले। ठीक है, ये कहते हैं कि अलाउड टू द डेबिट इवन द कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों ना हो। ठीक है, चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, पता है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का खर्चा आता है। ये कहते हैं कि चाहे आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों ना हो, वो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करने के लिए बोला गया, इसलिए बोला गया स्पेशल बिजनेस। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। और डेप्रिसिएशन के केस में डेप्रिसिएशन डेबिट कर सकते थे, वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। लॉस हो रहा है प्लांट को बेचने से, वो भी कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, चोरी हो गई है, थेफ्ट हो गया, ये भी कैपिटल नेचर का खर्चा है। इस तरह के खर्चे को डेबिट में दिखाने के लिए हम ये प्रोविजंस पढ़ रहे हैं 1 by 1। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्वेश्चंस की आपने लिस्ट याद नहीं करनी, बस याद रखना है कि जो कॉल एंड चेन फैसिलिटीज़ है या फिर कोई स्टोरिंग कॉल एंड चेन फैसिलिटी जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए होती है, या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स है, पोल्ट्री फार्म है, या फिर वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, 100 बेड्स होने चाहिए उसके लिए, पेशेंट के लिए। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी सारी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, इसको आप बस रीड आउट कर लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, खर्चा तभी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का आप तभी डेबिट कर पाएंगे जब अगर आपने उसको इनकर्ड कर दिया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस शैल बी अलाउड विच कैन बी हैज बी कमेंस। कहने का मतलब ऐसा खर्चा जो कि आपने पहले कर दिया है तो वो अलाउड तभी होगा
डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब बिजनेस क्या हो जाएगा, कमेंस हो जाएगा। ठीक है, बस ये 3 खर्चे हैं जो कि अलाउड नहीं होते, चाहे स्पेसिफाइड बिजनेस करे चाहे कोई बिजनेस करे। सबसे पहले एक्विजिशन एनी लैंड, मैंने आपको लैंड के बारे में तो बता दिया था कि लैंड कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं जाती, ये हमेशा अप्रिशिएट होती है, दैट्स द रीजन। गुडविल हो गया या फिर किसी भी फाइनेंशियल, कोई भी फाइनेंशियल आपका इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो ये 3 के 3 आइटम क्या है आपकी, किसमें नहीं आती, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि डेबिट साइड में अलाउड नहीं होती। क्लियर, सेक्शन 35 एडी भी हो गया। क्लियर, अच्छा सेक्शन 38 तो बिल्कुल सिंपल सा है, कहते हैं कि केवल बिजनेस एंड प्रोफेशन के ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में केवल और केवल बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस आएंगे। ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि बिजनेस है भाई, बिजनेस का खर्चा दिखाओगे, घर के खर्चे थोड़ी ना दिखाओगे, घर में तो पता नहीं 100 तरीके के अलग खर्चे होंगे, उसको अगर आप दिखाने लग गए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो तुमसे कभी टैक्स ले ही नहीं पाएंगे। ऐसा सिनारियो क्रिएट होने से पहले सरकार ने पहले एक्ट बना दिया 38, वो कहता है कि केवल और केवल बिजनेस से रिलेटेड इनकम ही आप और बिजनेस से रिलेटेड खर्चे ही क्या हो सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आपने मोटर कार खरीदी और उसका यूज, जिसकी जो वैल्यू थी वो क्या है, 8 लाख रुपए है, और 8 लाख रुपए के ऊपर आपका 15% क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि वो दोनों खर्चों के लिए यूज़ किए, मैंने पर्सनल भी यूज़ की, ऑफिस के लिए भी यूज़ किए। अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कितने कितने परसेंट या कितना कितना पोर्शन आप इसका यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस का जितना भी परसेंटेज होगा वो आपका डिडक्टेबल होगा, मीन्स की डेबिट कर सकते हैं आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दैट्स इट। इसने कहा 70% मेरा ऑफिस के लिए, 30% मेरा रिस्पेक्टिव पर्सनल के लिए। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी 40,000 है, ऑब्वियस ही बात है, तो यहाँ पे भी 70 और 30 वाला केस सिनारियो आ जाएगा, है ना। तो पहले 8 लाख के ऊपर 15% लगाया, देखा मैंने पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन कितना है, 1,20,000 आया। अब 1,20,000 के अंदर हम ऑफिस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और पर्सनल भी यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस के लिए जितना यूज़ किया वो निकाल लेंगे, 84,000। 40,000 जो मेरे पास जो रिपेयर का खर्चा आया उसके ऊपर भी 70% निकालेंगे, क्योंकि यही खर्चा जो टोटल निकलेगा ना इन दोनों को प्लस करके, यही खर्चा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। बच्चे पर्सनल नहीं अलाउड है, तो ये किसने बताया, सेक्शन 38 बता रहे हैं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमने कितने पॉइंट कर लिए हैं। अब मेरे हिसाब से अपने बस 2 से 3 पॉइंट रहते हैं। 35 एडी भी हो गया, स्पेसिफिक बिजनेस वाला। ठीक है, पार्शली यूज के लिए भी हो गया कि आपको केवल बिजनेस का ही खर्चा अलाउड होगा सेक्शन 38 के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बारे में। बहुत आसान है कि एक्चुअल पेमेंट जो कि आपको जब तक नहीं करोगे वो ही अलाउड होगी, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स वाला किया था, याद है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर। इनको भी कर लेते हैं। देखो क्या कहता है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000। पता है क्या कह रहा है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया, मान लीजिए आपका बिजनेस है और आपने मेरे को पेमेंट करनी थी, ठीक है, आपने मेरे को पेमेंट करी थी 30,000 रुपये की, तो आपने मान लीजिए ये पेमेंट है ना कैश में कर दिया, और आप कह रहे हो कि लो मेरा तो खर्चा हो गया, टू मेरे को जिस भी तरह का आपने मेरे को सैलरी दे दी, मान लीजिए सैलरी दे दी, ठीक है, 30,000 रुपये, तो आपने मेरे को खर्चा दिखा दिया 30,000 रुपये। तो गवर्नमेंट कहती है कि ज़रूरी थोड़ी ना तुमने 30,000 दिए होंगे, कैश की क्या कैश का क्या बैलेंस है, क्या रिकॉर्ड है कि तुमने कैश में इतना बैलेंस दे दिया। तो सरकार कहती है अगर आपने कहीं पर भी पेमेंट कैश 10,000 से की है और उससे ज़्यादा की है तो वो उतना खर्चा अलाउड होगा ही नहीं। हम तो केवल आपको 10,000 तक की ही लिमिट देते हैं कि आपको केवल कैश पेमेंट कर सकते हो किसी को भी एक सिंगल डे में, सिंगल टाइम पे, ठीक है, सिंगल एंट्री और सिंगल डे में सिंगल पर्सन को क्या कर सकते हो, 10,000 तक की एंट्री कर सकते हो। उससे ज़्यादा हुई तो हम उससे ज़्यादा का खर्चा क्या है अलाउड नहीं करेंगे, इवन ज़्यादा का क्या पूरा ही खर्चा हम क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। तो कहने का मतलब कैश आप केवल 10,000 रुपये तक का कर सकते हो एक सिंगल डे के अंदर। अगर आपको इससे ज़्यादा करना है तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस है आपको चेक का यूज़ करना होगा, बैंक का यूज़ करना होगा, ड्राफ्ट का यूज़ करना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करना होगा। तो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रूल 6 DD बताते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ध्यान से सुनो कि अगर पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹10,000 है तो सेक्शन 40A सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 रूल 6 DD लगेगा। ध्यान से सुनो
कहता है कि अगर पेमेंट आपने एक सिंगल डे के अंदर सिंगल पर्सन को और पेमेंट की है कैश में, तो डिडक्शंस केवल अलाउड होगी अप टू 10,000 तक, उससे ज़्यादा का खर्चा अलाउड नहीं होगा। उसको आप शो कर सकते हो अप टू 10,000 के खर्चे को। मान लीजिए मैंने किसी पर्सन को 8,000 रुपये सैलरी दी, अलाउड है। 9,000 सैलरी दी, अलाउड है। अगर मैंने 12,000 सैलरी दी, नॉट अलाउड। तो यहाँ पे आप इनको अलाउड कर सकते हैं। इफ द एक्सपेंसेस एक्सीड द 10,000, अगर मैंने एक्सपेंसेस एक्सीड कर दिए तो सारी की सारी अमाउंट मीन्स की 12 की 12,000 बाहर निकाल देंगे। मान लीजिए आपका कोई प्रॉफिट था, मान लीजिए 20,000 प्रॉफिट आया, ठीक है, और यहाँ पर 32,000 आपकी रिसिप्ट है और उसके अंदर यहाँ पे क्या है 12,000 आपने क्या दिखा दिया, मेरे पास सैलरी का खर्चा है। तो सरकार कहती है सैलरी का खर्चा 12,000 नहीं है, हम इसको अलाउड ही नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो आपका प्रॉफिट था 20,000 रुपये, उसके अंदर वापस ऐड बैक कर दो, इसको हम तुम्हें अलाउड नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब टोटल 32,000 के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पहले कितना था? 20,000 था। समझ में आया? अच्छा, अगर किसी को पेमेंट की है सिंगल डे के अंदर ही और सिंगल पर्सन को ही, बट अदर देन कैश की है, तो सारा का सारा अमाउंट, मान लीजिए चाहे मैंने उसके अंदर अब 50,000 हो गया, 60,000 हो गया, सारा का सारा खर्चा अगर मैंने अदर देन कैश किया है तो वो अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कि आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अच्छा, फिर वही बात आ जाती है, अगर मेरा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है तो ऑब्वियस ही बात है, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में है कैश की ट्रांजैक्शन ज़्यादा होती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं होती। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AE के अंदर, याद है या भूल गए हो? सारा का सारा है, याद है या भूल गए हो? ये अभी पढ़ा था हमने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला, है? ठीक है, याद है, शुक्र है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है आपका, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स करते हो, कैरेजेस है, पेइंग एंड हायरिंग है, तो इस सिनारियो के अंदर 10,000 की बजाय ये अमाउंट क्या है? 35,000 है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? ओके। तो यहाँ पर बस यही था सिस्टम कि 10,000 से ज़्यादा है, पेमेंट कैश में ज़्यादा है, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर देते हो तो वो अलाउड तभी होगी अगर आपने अदर देन कैश किया। अगर कैश में किया तो उससे ज़्यादा वाली जो अमाउंट पूरा कर दिया तो सारे के ऊपर सारा का सारा टैक्स एज इट इज़ लग जाएगा, वो वापस दोबारा से नेट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के केस में ये 10,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दिया, क्योंकि काफ़ी सारी गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्डिंग आप डीलिंग करते हैं। क्या पता है एक दिन के अंदर काफ़ी सारी डीलिंग करेंगे, है आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, इससे बढ़िया तो हमें ना अपने टैक्स को बचाने के लिए, कैश में दिखाने के लिए हम वेट करते रहे, हर बार हम हर दिन क्या है 10,000 पेमेंट करते रहे, 10,000 पेमेंट करते रहे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं, अगर आपके दिमाग में आ भी गया है तो गलत सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? क्योंकि कोई भी बिजनेस अपने स्मूथ रनिंग को स्मूथली नहीं करना, डिले नहीं करेगा। स्मूथली रन करने के लिए उसको ज़रूरी होगा कि जैसे जैसे पेमेंट आ रही है वैसे वैसे हम करते चले जाएं। मान लीजिए आपका कोई सप्लायर है, आपको उसको पेमेंट करनी है 40,000 रुपये की, वो कहता है रुक, अभी नहीं, कब दूंगा? थोड़े दिन बाद दूंगा। अभी नहीं, आज तुझे 10 दे दिए, कल तुझे 10 दे दूंगा, परसों तुझे 10 दे दूंगा, फिर अगले दिन 10 दे दूंगा। कहते क्या चल रहा है, मैंने तुम्हें सामान ऐसे दिया था, नहीं दिया था ना, दैट्स इट। कहते हैं कि इफ एन एसएससी इनकर्ड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड देयर इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द पेमेंट और एग्रीगेट द पेमेंट मेड टू अ पर्सन, एक पर्सन को किया है, चाहे खर्चा आपका कैपिटल नेचर का हो, चाहे खर्चा आपका रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे खर्चा कैपिटल नेचर का हो, अगर आपने किसी पर्सन को दिया है और सिंगल डे में किया और उसकी अमाउंट एक्सीड हो जाती है, तो पेमेंट जो मेड किए हैं ना कैश के अंदर, मीन्स की अदर देन चेक हो गया, अकाउंट हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया, तो उस केस में एंटायर एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? सारा का सारा खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पेमेंट करते हो, चेक हो गया, बैंक हो गया, अकाउंट हो गया, पे ड्राफ्ट हो गया, तो आपको पूरा का पूरा खर्चा अलाउड हो जाएगा डेबिट करना। ठीक है, अगर आपका हायरिंग और पेइंग का काम है तो वहाँ पे 35,000 एक लिमिट आ जाएगी। ठीक है, ये रूल है और उसके अंदर ये रूल किसके अंदर बताया गया? 66D के अंदर बताया गए हैं कि आपको इस तरीके का फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि भाई हॉलीडे होता है, हम ट्रांजेक्शन्स दे देते हैं, होता है या नहीं होता? होता है। जैसे कि मान लीजिए 15 अगस्त के दिन आपने किसी को कैश में पेमेंट कर दी, या फिर आप ऐसे लोकेलिटी में हो, ऐसे एरिया में बैंक ही नहीं है, या फिर आपने किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कैश की पेमेंट की इससे ज़्यादा,
तो ऐसे सिनारियो में कुछ एक एक्सेप्शन है रूल नंबर 6DD के। क्या कहते हैं रूल नंबर 6DD? ये कहते हैं कि रूल नंबर 6DD जो अभी हमने ऊपर प्रोविजन को डिस्कस किया वो एप्लीकेबल नहीं होंगे इन केसेस के अंदर। सबसे पहला क्या है, जब भी आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, LIC है, UTI है, सेंट्रल बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है। अब देखो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है? सारी की सारी गवर्नमेंट एजुकेशन है। अगर आप इनके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट एजुकेशन से, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको रिसिप्ट जरूर मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये अलाउड है 10,000 से ज़्यादा अगर आप कैश में पेमेंट करते हो एक दिन के अंदर। ठीक है, समझ पा रहे हो? अगर कोई ऐसे विलेज में जा रहे हो, ठीक है, वैसे आजकल ऐसा है नहीं, बट फिर भी ये पुराना प्रोविजन है, आपको समझना होगा, याद करना होगा। अगर आपने पेमेंट की है किसी विलेज या टाउन के अंदर जहां पर बैंक की सर्विस नहीं है तो वहां भी अलाउड है, या फिर पेमेंट किए किसी भी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज करने में या फिर ऐसे एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंगिंग किसी सेक्टर पॉइंट को करने में, तो वो भी आपको क्या है, अलाउड होगा। चाहे वो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एनिमल हस्बेंड्री से है, या फिर फिशिंग के रिगार्डिंग है, या फिर हॉर्टिकल्चर है, या फिर एप्रीकल्चर से रिगार्डिंग आप कोई भी काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है फोर्थ पॉइंट कि जब अगर आप पेमेंट कर रहे हैं फॉर द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द कॉटेज इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस फॉर अ सच प्रोडक्ट, कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या कर रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज कर रहे हो और उसके लिए पेमेंट की आपने 10,000 से ज़्यादा कैश में, तो वो भी अलाउड है। क्योंकि यहाँ पर बात याद रखना, गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए वो कुछ भी दे सकती है। ठीक है, या फिर आप क्या कर रहे हो, बैंक टू बैंक क्या कर रहे हो, मनी को ट्रांसफर कर रहे हो, ट्रांसफर द फंड फ्रॉम द वन बैंक टू द अनदर बैंक। या फिर कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई है, यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये एम्प्लॉई है, ये एम्प्लॉई और इसका ये एम्प्लॉयर है। ठीक है, एम्प्लॉयर कहता है कि मैं बेनिफिट दूंगा तुम्हें, रिटायरमेंट जब हो जाएगी ना मैं तुम्हें ये बेनिफिट दूंगा। कैसे कैसा बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट मिलने का बात की जा रही है तो ग्रेचुटी के बारे में बात की जाए तो ग्रेचुटी याद है अंडर सेक्शन 10(10) में डिस्कस किया था, याद है सैलरी हेड के अंदर, सुप्रीनोमेशन फंड्स के अंदर ये डिस्कस किए थे, याद है? तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वीडियो देख लो, PDF ले लो, उनसे समझ लो। ठीक है, फिर कहते हैं कि मेड फॉर द एनी कहाँ गया, इफ द पेमेंट इज मेड टू एन एम्प्लॉई आफ्टर द रिटायरमेंट और हिज फैमिली मेंबर। ये कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जब किसी एम्प्लॉई को पेमेंट करता है या फिर उसकी फैमिली मेंबर को पेमेंट करता है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ द एम्प्लॉई, तो इस सिनारियो के अंदर क्या होगा, पेमेंट इज इन कनेक्शन विद द क्या होना चाहिए, ग्रेचुटी से होना चाहिए। और उस पेमेंट के ऊपर मान लीजिए आपने कहा कि मैंने तो 1 लाख रुपए इसको ग्रेचुटी का दिया है, तो गवर्नमेंट कहती है 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, आपको केवल 50,000 रुपये अलाउड है अगर आपने कैश में दिए हैं। इससे ज़्यादा हुए तो क्या होगा, अमाउंट सारी की सारी क्या होगी, डिस अलाउड हो जाएगी। दैट्स इट, समझ में आ गया? या फिर किसी हॉलीडे के कारण, पब्लिक हॉलीडे के कारण, स्ट्राइक के कारण कुछ दिन बैंक बंद था, आप ट्रांजेक्शन्स बैंक के थ्रू नहीं कर पाए, ठीक है, आपने कैश में पेमेंट कर दी। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, ठीक है, इस तरीके की कोई हॉलीडे है, तो अगर आपने उस टाइम पे अगर आपने कोई कैश में पेमेंट की है तो आपको अलाउड होगा कि हाँ आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट थे जो जहाँ पर 6DD का जो रूल है एक्सेप्शन में था। ठीक है, जो भी हमने ऊपर पढ़े थे कि 10,000 तक की लिमिट वाले। ठीक है, ओके जी, ये भी पॉइंट हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सर्टेन कंडीशंस, सर्टेन डिडक्शंस टू बी अलाउड ऑन एक्चुअल पेमेंट, सेक्शन 43B। पता है क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड हम तभी अलाउड करेंगे जब तक आप उसकी क्या नहीं करते, एक्चुअल में पेमेंट नहीं करते। एक्चुअल में पेमेंट दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग इज नॉट अलाउड, एक्चुअल बेसिस इज नॉट अलाउड। जैसे कि आपका मर्केंटाइल सिस्टम के अंदर अलाउडेड था कि आप ड्यू बेसिस पे भी क्या कर सकते थे, अपने खर्चों को डेबिट साइड दिखा सकते थे, बट इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये बोला गया है सेक्शन 43 सबसे B के अंदर कि जब तक आप एक्चुअल में पेमेंट नहीं करेंगे तब तक अलाउड होगा ही नहीं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अलाउड तभी होगा जब तक उसको आप एक्चुअल में पेड नहीं कर देते। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो हम बात करते थे कंप्यूटेशंस ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी हेड इनकम, ये मैं आपको दिखाना भी चाहूँगी। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट, म्युनिसिपल टैक्स पेड, बहुत मोटे मोटे अक्षरों में म्युनिसिपल टैक्स पेड,
ये तब तक, जब तक आप पेड नहीं करेंगे तब तक आप लेस नहीं कर सकते। सेम क्राइटेरिया कुछ इस तरीके का है। ये खर्चे अगर आपने लेस नहीं किए तो एक्चुअल में पे नहीं किए तो आपको लेस करने का अधिकार भी नहीं होगा। जैसे कि टैक्स हो गया, ड्यूटी होगी, फीस होगी, ये सभी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट वाली हैं, जिनके पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या है, किसी भी तरह का एज ए सिक्योरिटी आपसे नहीं लेती है, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, ओके, समझ पा रहे हैं? चलो अब आगे बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? अच्छा यहीं पे है। अगर कोई एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं मेरे एम्प्लॉय को बोनस दूंगा, आज क्या है, सितंबर लगा हुआ है ना, सितंबर 2024 है, मैं कह रही हूँ कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को 2026 में बोनस दूंगी, तो जब भाई बोनस जिस दिन दोगे उस दिन आप देना, उस दिन आप डेबिट कर सकते हो, अभी नहीं कर सकते हो। जिस दिन दो, एक्चुअल में जिस दिन दोगे उस दिन आप क्या कर सकते हो, इसको डेबिट कर सकते हो। अच्छा, बोनस एंड कमीशन वाला हो गया। अच्छा, अगर आपने कोई इंटरेस्ट लोन लिया है, ठीक है, बोरोइंग्स की है किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो जब तक वो इंटरेस्ट एक्चुअल में पे नहीं कर देते उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तब तक वो आपको अलाउड नहीं होगा, आप डेबिट नहीं कर सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? से सिंपल, बहुत आसान है। आ जाओ, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे? अब तो बिल्कुल छोटे छोटे रह गए हैं। सेक्शन 44A, सेक्शन 44AB, देन पेमेंट ऑफ द सैलरी। वैसे मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी फिर दोबारा से बोल रही हूँ कि जो ये सेक्शंस हैं इनको याद बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब सेक्शन 44AA, सेक्शन 44AB, पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत का मतलब क्या है कि जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में हमारे बारे में, हमारे बिजनेस के बारे में, हमारे प्रोफेशन के बारे में कि पता चलेगा कि हाँ, कि हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट कितना हो रहा है या कितना नहीं हो रहा, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पहले तो ये तो बता दो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है या नहीं है, उसके बाद हम ऑडिट के बारे में सुनेंगे। आपको पता है कि आप 1 अप्रैल 2023 के अंदर आने के बाद 31 मार्च 2024 तक जो आपने प्रीवियस ईयर कमाया है, ठीक है, उसके ऊपर आपको नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर में टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, असेसमेंट ईयर को टैक्स देने से पहले ITR 31/7/2024, ठीक है, 31 जुलाई होती है, ठीक है, 31 जुलाई को ITR फिल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट करवाने का मतलब क्या है, चेक करवाना पड़ता है कि जो भी आपने अपने इनकम्स को बताया है, जितने आपने खर्चों को बताया, वो एक्चुअल में हुए हैं या नहीं हुए। उसके लिए एक जो स्पेसिफिक अकाउंटेंट होता है वो उस पर्टिकुलर अकाउंट को क्या करता है, ऑडिट करता है। ये चैप्टर, ये सिलेबस ऑलरेडी हमने कर चुके हैं, याद है आपको। इसकी जो प्लेलिस्ट है मैं आपको शो भी कर देती हूँ। ये जो ऑडिट वाला सब्जेक्ट है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इंश्योरेंस वाला है, GST है, फिनेंशियल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ये सारे के सारे ऑलरेडी हो चुके हैं। जस्ट अ मिनट, ये देखो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है और ऑडिट है, कंप्लीट सिलेबस हो चुका है। प्लेलिस्ट पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाकर आपको नजर आ रहा होगा, इनकम टैक्स तो अब आपको नजर आ रहा होगा, और ऑडिटिंग के चैप्टर हैं कंप्लीट, 19 वीडियोस हैं, कंप्लीट चैप्टर सिलेबस करवाया हुआ है। तो यहाँ पर ऑडिट का मतलब होता है जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या करवाते हैं, चेक करवाते हैं। ठीक, अब मैंने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट को तो चेक तभी करवाऊंगे ना जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे, तो पहले बना लेते हैं। कहते हैं सेक्शन 44AA में ये बताया जाएगा किसको बुक ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत है, किसको बनाने की जरूरत नहीं है। और सेक्शन 40A भी ये बताएगा किसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट है, किसको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, जिनको ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ITR कब फिल कर सकता है, 31/7 को कर सकता है। जिन कंपनीज को ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है वो 31 अक्टूबर तक उनके पास टाइम होता है कि वो अपने ऑडिट करवा दे, देन यहाँ पर अपने ITR को फिल कर दें। ठीक है, ये पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज है। तो सबसे पहले हम ये चेकआउट करेंगे बुक ऑफ अकाउंट किसको बनाना है। अच्छा, बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए मैं सीधा स्टार्ट पे आता हूँ। बुक ऑफ अकाउंट बनाने के लिए ना हमने क्या किया हुआ है, सेक्शन 44, मैंने नहीं, बुक ने, मीन्स कि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने,
कि इनको 44 ए के अंदर डिवाइड कर दिया। मीन्स कि एक तो आपका स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, तो हम क्या देखेंगे, मैंने आपको बताया प्रोफेशन के अंदर हम अपनी रिसिप्ट्स को देखते हैं। एक हमारे पास है बिजनेस हैविंग अ पर्सन हैविंग अ बिजनेस, बिजनेस है तो सेल्स देखेंगे, टर्नओवर देखेंगे। अच्छा, और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन है। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन का मतलब क्या है कि हम इसमें भी क्या देखेंगे, रिसिप्ट देखेंगे। स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई की ये इसमें भी लिस्ट दी हुई है, लिस्ट याद नहीं करनी, सिंपल सा बात है, आपको लिमिट याद करनी है। अगर कोई पर्सन स्पेसिफाई प्रोफेशन के लिस्ट में आता है और उसके रिसिप्ट 1.5 लाख है, 1.5 लाख में हम कम लग रही है, रुको तो सही, रुको। कहते कि 1.5 लाख है, वो भी पिछले प्रीवियस ईयर लगातार 3 साल। आपको ये देखना है कि 1.5 लाख तीनों सालों में 1.5 लाख से अगर कम है, मान लीजिए पहले साल में 1.5 लाख है, ठीक है, दूसरे साल में भी 1.5 लाख है आपका, ठीक है, तीसरे साल में आपका 1,60,000 है, तो ऑब्वियस सी बात है 1.5 लाख से क्रॉस कर रहे हैं ये सभी, 1.5 लाख या 1.5 लाख से क्रॉस कर रहे हैं। तो इस सिनारियो के अंदर आपको बुक ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। इन केस किसी एक भी साल के अंदर, मैंने कहा इस साल मेरा 1,40,000 है, उसके बाद मेरा 1,50,000 है, उसके बाद मेरा 1,68,000 है, कहते तीनों में से अगर एक भी साल आपका 1.5 लाख से रिसिप्ट कम हुई तो इस सिनारियो के में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, इफ द ग्रॉस रिसिप्ट एक्सीड द ₹1,50,000 इन ऑल द 3, ऑल ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रेज करके ना हाईलाइट करती हूँ, हाईलाइट करते हैं येलो से, कि अगर ऑल द 3 ईयर के बारे में बात कर रहा है, अगर जब तक तीनों सालों में है तो आपको ज़रूरी है कि क्या करना, बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना। अगर उससे कम है तो ज़रूरी नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार करना। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा अगर स्पेसिफाई नॉन स्पेसिफाई प्रोफेशन है या फिर कोई बिजनेस है तो इस सिनारियो के अंदर हम क्या देखेंगे, टर्नओवर के केसेस में 1,20,000 देखेंगे, प्रोफेशन के केसेस के अंदर हम 10 लाख देखेंगे। अच्छा, तो इसमें क्या देखना है मैम, इसमें देखना है कि अगर आपके टर्नओवर पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में, ठीक है, यहाँ पे तो तीनों के तीनों साल ऑल लिखा हुआ था, बट यहाँ पर एनी वन ऑफ द 3 ईयर, ध्यान से देखो क्या कह रहा है, एनी वन ऑफ द 3 ईयर, किसी भी 3 साल में से किसी एक साल आपकी टर्नओवर 1 लाख या फिर सर्विसेज देने से रिसिप्ट 10 लाख, मान लीजिए यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 80,000 है, एक भी साल नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। अगर मैंने कहा कि यहाँ पे 1 लाख है, यहाँ पे 1,20,000 है, यहाँ पे 1,50,000 है, तो रिक्वायर्ड है कि आपको बुक ऑफ अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे, यहाँ पे तीनों में से एक साल को देखना है, यहाँ पे तीनों के तीनों साल देखने हैं, बस यही लिमिट थी। अकाउंट बनाना है, किसको बनाना है, क्या नहीं बनाना, इसी बेसिस पे क्या किया था, 44A आपके लिए था, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, दैट्स इट। अब बात कर लेते हैं, अकाउंट्स तो बना लिया, अब बात कर लेते हैं ऑडिट की रिक्वायरमेंट होगी या नहीं होगी। अच्छा, एक बात और, ये तो बातें थी भाई आपके किन के लिए, कंपनी होगी, AOP होगी, BOI होगी, ये सभी हो गया। इंडिविजुअल और HUF के लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, वो कहते हैं अगर आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, वहाँ पर जैसे यहाँ पर 1,20,000 है, यहाँ पे 1,20,000 को नहीं देखना, और यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 10 लाख को नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, क्योंकि इंडिविजुअल और HUF के अंदर अलग क्राइटेरिया है, अलग क्राइटेरिया है। वो कहते हैं कि 1,20,000 की जगह, एक कहाँ गया, 1,20,000 की जगह आपको यहाँ पे 2.5 लाख देखना है, और 10 लाख की बजाय यहाँ पे 25 लाख देखनी है। ठीक है, ये केसेस बता रही हूँ मैं इंडिविजुअल और HUF का स्पेशली, बट अगर बात की जाए इंडिविजुअल HUF को छोड़ के तो आपको इनका क्राइटेरिया को यूज करना है। ठीक है, ओके जी। अब बात कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था सैलरी है, सॉरी सैलरी हेड नहीं, क्या नाम है इसका,
कि सेक्शन 28 के अंदर ये डिस्कस किया गया था कि जो पार्टनर्स की जो इनकम होती है, जो मैंने स्टार लगाया था, ये वाला पॉइंट, कि जो पार्टनरशिप फर्म से रिसीव होने वाली जो इनकम होती है पार्टनर्स की, वो पीजीबीपी की इनकम होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने देखा कि जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए बोला कि तुम्हारी इनकम पीजीबीपी में जाएगी, तो जो पार्टनरशिप फर्म हैं और पार्टनरशिप के जो पार्टनर होल्डर हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ एक कोलैबोरेशन किया। कहते हैं चलो हमारा खर्चा बढ़ाते हैं। खर्चा कैसे बढ़ाएंगे? खर्चा कहते हैं तुम्हारी सैलरी मैं तुम्हारी 2.5 लाख कर दूं। है वैसे 50,000 सैलरी, उसने कहा मैंने दिखा दी 2.5 लाख, तो कहीं ना कहीं आपका इनकम, आपका प्रॉफिट उससे कम होगा या नहीं होगा? बताओ, होगा। तो इस तरह के विंडो ड्रेसिंग करना पार्टनरशिप फर्म ने क्या कर दिया था, शुरू कर दिया था। तो कंपनी ने कहा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान हो रहा है, ऐसे तो आप अपना प्रॉफिट दिखाते रहेंगे। तो इन्होंने कहा कि इसके लिए भी कंडीशन फॉलो करो। जहां भी लूप होल नजर आया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, कंडीशन अप्लाई कर दी। कहता है कि या तो सैलरी, जैसे इन्होंने सैलरी बढ़ा दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, मान लीजिए 20% देने लग गए अपने एम्प्लॉय को, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट, जो कि एम्प्लॉय की इनकम होती है, पार्टनरशिप की इनकम होती है, पर फर्म का क्या होता है, खर्चा होता है, तो इसीलिए यहाँ रखते हैं, है ना। याद है आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाते थे, इधर साइड डेबिट कर देते, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होती थी फर्म की वो यहाँ होता था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ होता था। तो पार्टनरशिप ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा किस तरीके से हमें नुकसान होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने आईओसी की रेट फिक्स कर दी और सैलरी को भी फिक्स कर दिया कि कितनी सैलरी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है डेबिट होनी, और कितना आपका परसेंटेज आईओसी में अलाउड है, एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है। तो यहाँ पे कहते हैं आईओसी आपका मैक्सिमम 12% हो सकता है, और सैलरी कितनी हो सकती है? सैलरी कहते हैं कि जो फर्स्ट 3 लाख होगी उसका आपको 90% लेना है, और या फिर 1.5 लाख, इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो सेलेक्ट करना है। अगर आपकी 3 लाख से ज़्यादा है तो बैलेंस जितना भी बच गया उसका 60% लेना है। इन दोनों अमाउंट को ऐड करके हम क्या कर लेंगे, डेबिट साइड में दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी इनकम 5 लाख है, मेरी जो सैलरी है वो कितनी है, 5 लाख है। कहते सारी की सारी अलाउड नहीं है। 5 लाख में पहली कंडीशन फॉलो करो, दूसरी कंडीशन फॉलो करो। पहली कंडीशन क्या है कि पहले 3 लाख के ऊपर 90% या फिर 1.5 लाख, विच एवर इज हायर। इसमें कितना होगा, 2,70,000। इनमें से जो हाई है वो कौन है, 2,70,000। कहते हैं बैलेंस कितना बचा, 2 लाख रुपए बचा। 2 लाख रुपए कितने का लेना है, 60% लेना है, तो कितना हो गया, 1,20,000 हो गया। तो यहाँ पे 3,90,000 आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा सकते हो इंस्टेड ऑफ द 5 लाख। मींस की 5 लाख पूरा नहीं, 3,90,000 दिखा सकते हो। बन लो जितना तुमने चालाक बनना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की लोन के ऊपर सेक्शन 40B अप्लाई होता है। 12% आपका इंटरेस्ट अलाउड है मैक्सिमम, ठीक है, वो भी सिंपल रेट से बात की जा रही है। या फिर जो फर्म है आपको सैलरी दे रही है, बोनस दे रही है, कमीशन दे रही है, कुछ भी दे रही है, इन केस ऑफ द रेम्यूनरेशन, वो अलाउड केवल वर्किंग पार्टनर्स को होगा, पहली बात। दूसरा, मैक्सिमम अमाउंट को कैलकुलेट किया जाएगा, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया। पहला क्या है कि 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट 90% लेना है, और 1 लाख लेना है। इनमें से जो भी हायर होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन केस बैलेंस बच जाता है तो 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, बुक प्रॉफिट का लेना है, मैंने सैलरी ले लिया बाय द डिफॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ पे इसको सैलरी लिख लेना, ठीक है, ये सैलरी नहीं है, ये बुक प्रॉफिट है। बुक प्रॉफिट का लेंगे आप, ठीक है, हाँ, बुक प्रॉफिट का लेंगे बाय द डिफॉल्ट, सॉरी फॉर दैट। ओके, बुक प्रॉफिट 5 लाख है, मैक्सिमम अमाउंट जो कि आपको अलाउड होगी सैलरी की डिडक्शन के लिए, तो यहाँ पे ये अलाउड हो जाएगा 3,90,000। ठीक है, सुनो अब एक बात और,
एक बात और सुनो, कह रहे हैं फर्म का प्रॉफिट है, फर्म ने इसके ऊपर टैक्स दिया होगा, प्रॉफिट अभी जो निकाला उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया होगा। अच्छा, टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बच जाती है, मान लीजिए मेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट था, इसके ऊपर 1 लाख रुपए टैक्स दे दिया, बाकी बचा 4 लाख है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपके 4 पार्टनर है, 1-1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, अब पार्टनर्स की ये इनकम हो रही है, क्या इसके ऊपर दोबारा से टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि एक बार प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगने के बाद दोबारा से उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, पार्टनर्स की टैक्सेबिलिटी केवल सैलरी के ऊपर होगी, पार्टनर्स की टैक्सेबिलिटी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर होगी, प्रॉफिट के ऊपर नहीं होगी, जो कि सेक्शन 28 के अंदर मैंने आपको बता दिया था। ओके, चलो ये चैप्टर हो गया फिनिश। आज हमारे 4 हेड कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन पेपर चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी आपको गिवन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहाँ से ईमेल आईडी और व्हाट्सएप से टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए, इवन इनकम टैक्स की कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो ये मोस्ट ऑफ सिलेबस आपका हो चुका है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपने मिल चुकी होगी। रिकवरी एंड रिफंड वाला चैप्टर भी हो चुका है, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कितने चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर चैनल भी स्पेशली आपके लोगों के लिए, सो आप यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑपरेट कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ बच्चों के पास शेयर करना।